नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर, आप सभी का एसएन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा बेटा, अपन कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ब्लड का अपन डेमो पढ़ रहे हैं, 2 दिन डेमो चल रहा है और कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। डेमो एज वेल एज आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। आपके लिए नया बैच अनाउंस हुआ बेटा 1 नवंबर से, जिसकी फीस 21,999। ऑफलाइन की क्लासें ऑनलाइन में लाइव होगी, जिसकी फीस 8,999 रुपए। यहाँ पे बेटा जो एड्रेस रहेगा ऑफलाइन का वो 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर, अबो IDBI बैंक नियर शनिचर जी का थान जोधपुर रहेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। ऑनलाइन जो क्लासेस है यहाँ पे, ये जो ऑफलाइन बैच है इसके साथ आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको कंप्लीट नोट्स की बुकलेट मिलेगी, फ्री बैग और टी-शर्ट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बी पॉजिटिव। ऐसी क्लासरूम, फ्री लाइब्रेरी एंड स्टडी बाय गवर्नमेंट फैकल्टीज। ये सारी जितनी भी वैकेंसीज है, ये जो रेगुलर बैच है ऑफलाइन वाला, ये राजस्थान CHO की भी तैयारी इसी में होगी बेटा। 3 से 7 PM आपका बैच है। जो स्टूडेंट राजस्थान CHO का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं वो इसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान CHO, उत्तराखंड CHO, MP व्यापम, इसके अलावा आपका PGI संगरूर, इसके अलावा RML लखनऊ, इन सब की वैकेंसी आ रखी है। इसके अलावा नोट सेट 2023, ESIC, एनक्लेक्स की तैयारी करने वाले लोग, GMR गुजरात स्टाफ नर्स, DSSB 2023 की तैयारी करने वाले लोग ये ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। 2 दिन का डेमो फ्री, आज लास्ट डेमो है बेटा, चलिएगा। इसके अलावा जो ऑफलाइन नहीं आना चाहते, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो सेम जो ऑफलाइन में क्लासेज, ये भी ऑफलाइन स्टूडियो से क्लास हो रही है, वो ऑनलाइन में लाइव होगी, जिसकी फीस 8,999 रुपये बेटा। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, क्रैश कोर्स 2021-22 वाला फ्री मिलेगा, कंप्लीट नोट्स की PDF मिल जाएगी, 15,000 MCQ का वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्लियर है? ये बेस सेम आपको वही राजस्थान CHO इससे क्लियर हो जाएगा, MP CHO आपका, उत्तराखंड CHO, MP व्यापम, इसके अलावा PGI संगरूर आपका, और कौन सा है वो, RML लखनऊ, सारे के सारे एग्जाम नोट सेट एम्स, ESIC मेनली नोट सेट एम्स के पैटर्न पे चलेगा। अगर ये पैटर्न पढ़ोगे तो इंडिया का कोई भी नर्सिंग का एग्जाम, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी आप क्लियर कर सकते हैं बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो आपकी शिवांगी नर्सिंग एकेडमी पे अवेलेबल है बेटा। इसके अलावा जो बच्चे नोट सेट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और जो अभी रनिंग स्टूडेंट है, जैसे कोई GNM सेकंड ईयर 3rd ईयर में है, या कोई BSc नर्सिंग सेकंड ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में है, या जो पोस्ट BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, या जो MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उन लोगों को 3 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा 8,999 में। सेम 8368 वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या जिन लोगों को ऑनलाइन रेगुलर बैच के साथ साथ उनको क्रैश कोर्स भी चाहिए, साथ में नोट्स चाहिए, उनको ऑफलाइन हैंड रिटन नोट्स होम डिलीवरी चाहिए घर पे फिजिकली, तो 11,999 में कोर्स अवेलेबल है बेटा। इसके अलावा बहुप्रतिष्ठित आपकी राजस्थान CHO का सेपरेट बैच चलाया गया है बेटा, लाइव बैच है ये पूरा का पूरा, न्यू ऑनलाइन लाइव बैच है, 2 नवंबर से आपका शुरू हो गया। मॉर्निंग में इसकी क्लासें होती है, MCQ प्लस थ्योरी बैच है बेटा। लगभग 3531 पोस्टें आई हैं। इसी बैच से आपका वेरी इंपोर्टेंट उत्तराखंड CHO, MP व्यापक वगैरह की तैयारी हो जाएगी बेटा। क्लियर है? 4,999 रुपये इसकी टोटल फीस है बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066008 वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा जिन लोगों को CHO, ऑल CHO, चाहे MP CHO, चाहे UK CHO, चाहे राजस्थान CHO वगैरह का बैच लेना और साथ में नोट सेट का कोर्स भी चाहिए, तो उनके लिए ऑफर है। वैसे तो अलग अलग है, 9 और 5 14,000 का कोर्स है, लेकिन कंबाइंड आप साथ लेते हो तो 11,999 में अवेलेबल है बेटा। सो थैंक यू सो मच। ये हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। जिन लोगों को बेटा नोट सेट के लिए नोट्स चाहिए, जो पेड मेंबर है, ओनली पेड मेंबर को मिलेगा। उन पेड मेंबर के लिए बेटा 2499 प्लस कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा। जैसे राजस्थान में 3,500 में कई डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की, साउथ के अंदर 4,000 रुपये में आपको नोट्स अवेलेबल होंगे बेटा। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका और स्टेट वाइज प्राइस रहता है। ये ऑल इंडिया टॉपर्स है एसएन एकेडमी की तरफ से। ये 2022 का नोट सेट का बेटा ESIC और नोट सेट का रिजल्ट है आपका। ये टॉप रैंकर्स है, तो सभी को लख लख बधाइयाँ आपके सिलेक्शन पे, और ईश्वर से कामना करेंगे कि ईश्वर आपके सपने पूरे करें। चलिएगा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, अपन समय खराब नहीं करेंगे बच्चों, और कंटिन्यू अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे। पिछले लास्ट में कोई डाउट है आपको? ये तुम्हारे लिए नहीं, ऑनलाइन वालों के लिए। इतने फंकी मत हो या करो तुम तो जानते हो सामने की लकड़ कितने हैं। चलेगा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है बेटा, लगभग 7,000 से ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट है।
2000 तक फाइनल सेलेक्टेड है, तो थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए। हाँ अपने आप ही चलेगा ना, काफी तेज दबाए चलिएगा। ये नोट सेट 2000 में फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट है बेटा। चलेगा बच्चों, थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए बेटा, ये लीजिए। चलेगा, आज अपन क्लासेस की शुरुआत करते हैं बेटा थॉट से, और आज की अपन थॉट ऑफ द डे कि अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना क्या है, जरूरी है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जीवन में सक्सेस का। विश्वास का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े तुम पलंग के नीचे सो रहे हो और पंखा चला के मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, नहीं मैं सक्सेस हो जाऊंगा। विश्वास आपकी मेहनत पे करना, आप जितनी मेहनत करोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस की ओर धकेलता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपना आप पे विश्वास रखें, क्लियर है, और मेहनत करें, इस पर आपके सपने जरूर पूरा करेगा बेटा। चलेगा, अपन यहाँ पे कुछ एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे, उससे पहले कुछ थ्योरी अपन रिमेनिंग थ्योरी पढ़ लेते बेटा। अपन बात करें किसकी, ब्लड की। क्या पढ़ रहे थे अपन, ब्लड इज ए रिवर ऑफ लाइफ। अपन ने बात करी जो ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, क्लियर है, उसके बारे में जाना। और आइसोटोनिक फ्लूइड है जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन आइसोटोनिक होता है आपका प्लाज्मा जो पार्ट है, और उसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास। इज इट क्लियर और नॉट, गुड नोन सभी को। फिर अपन ने बात करा आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलिटी 245 से लेके 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर में निकालेंगे ऑस्मोलिटी, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक। सबसे पहले बात करी किसकी, नॉर्मल सलाइन की, जिसकी ऑस्मोलिटी 308 होती है, जिसमें से 154 क्या होता है सोडियम, और 154 क्या होता है क्लोराइड होता है। फिर अपन ने बात करी आरएल की, आरबास में हार्टमैन सॉल्यूशन, जिसकी ऑस्मोलिटी 276 से 278 के बीच हो सकती है। फिर उसमें सोडियम लैक्टेट होता है, कैल्शियम होता है, आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो सारा का सारा अपन ने डिस्कस किया कौन क्या होता है। फिर हार्टमैन पाउच, हार्टमैन सर्जरी, हार्मन साइन, इन सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं D5W की। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड, कल के डेमो में अपन ने ये देखा। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड में, नेक्स्ट फ्लूइड आपका D5W, इसको अपन बोलते हैं डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, इन वाटर, या मैं इसको बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नहीं फिजियोलॉजिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या इसको ग्लूकोज वाटर भी बोलते हैं अपन, नॉर्मली हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वाटर, क्लियर है। कहते हैं ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, एनएस को भी लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज की बोतल, ये वही है ग्लूकोज की बोतल। D5W डेक्सट्रोज 5%। D5W का मतलब क्या होता है, 5%, यानी 5 ग्राम शुगर, और शुगर कौन सी होगी, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के इक्वली होते हैं, डेक्सट्रोज बराबर 6 कार्बन। आरबास में तो 5 ग्राम शुगर इन किसके अंदर, 100 ml H2। 100 ml पानी में कितनी ग्राम शुगर होती है, तो अगर आपकी 500 ml की बोतल है तो कितनी होती है, 25 ग्राम शुगर होती है। आरबास में D5W में 25 ग्राम होती है 500 ml में, और 1 लीटर में कितनी होगी 50 ग्राम। मतलब 5% का मतलब डेक्सट्रोज 5%। डेक्सट्रोज क्या है, सिंपल शुगर है आपकी, ग्लूकोज की तरह, क्लियर बच्चों। इसकी ऑस्मोलिटी की बात करें अपन, तो इसकी जो एवरेज ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 76 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 276 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है डेक्सट्रोज D5W की। हमारे पास में, अबे नेट पे क्या दे रखा, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं, आप उस पर ध्यान दो। 276 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हमारे पास में MOSM मिली ऑस्मोल पर लीटर रहती है। ऑस्मोलिटी देख रहे हैं अपन, क्लियर है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, क्लियर है। फिजियोलॉजिकली आपका हाइपोटोनिक अभी बात करेंगे अपन इसके बारे में, क्लियर बच्चों। D5W ऑस्मोलिटी 276 मिली ऑस्मोल पर लीटर 500 ml में। इसकी जो पीएच होती है ये थोड़ी एसिडिक होती है, ये भी 6 से 7 के आसपास एसिडिक पीएच होता है इसका। स्टोरेज क्या रहता है इसका, एसिडिक, यानी ये जो पानी होगा ना उसको अगर पीएच चेक करोगे उस फ्लूइड की तो कैसे रहेगी, एसिडिक देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट, एसिडिक होती है ये भी थोड़ी। नेक्स्ट अगर बात करें अपन यूजेस कहां कहां होते हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट ये है यूजेस की अगर बात करें तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोग्लाइसीमिया में फर्स्ट फ्लूइड ही क्या देते हैं अपन, पर वो भी कौन से हाइपोग्लाइसीमिया में, माइल्ड टू
या नहीं, माइल्ड में तो शुगर देते हैं, मॉडरेट टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में। माइल्ड में तो क्या देते हैं, अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें शुगर लेवल 40 से 60 है तो अपन शक्कर की फाकी खिलाते हैं, या चॉकलेट चूसने को दे सकते हैं, लेमन जूस दे सकते हैं अपन, ऑरेंज जूस दे सकते हैं अपन। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन अगर आपका मॉडरेट टाइप का हाइपोग्लाइसीमिया है, मॉडरेट का मतलब शुगर लेवल 20 से 40 है, तो बेस्ट फूड क्या माना जाता है, D5W या D10% आइसोटोनिक फूड है। क्लियर है? D10 तो आपका कैसी हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, लेकिन ये आइसोटोनिक टाइप का, मॉडरेट टाइप का। जबकि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो किसी को, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, शुगर कितने से कम, ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 20 मिलीग्राम पर डी, समझ रहे, 20 से कम हो जाए, तब वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, नहीं अबे कम वक्त तो इंजेक्शन ग्लूकेगोन, आ रही बात में, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा हूं मैं, तो क्या देते हैं, इंजेक्शन ग्लूकेगोन। ये कैटाबोलिक है, इंसुलिन को क्या करता है, कम करता है, और शुगर को तोड़ के ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। जबकि मॉडरेट टाइप में क्या देते हैं, D5 या D10% देते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया में यूज करते हैं इसको। इसके अलावा बिफोर सर्जरी यूज करते हैं कि नहीं करते, बताओ क्यों, क्योंकि पेशेंट क्या रहता है, NPO, तो पेशेंट हाइपो में नहीं जाए। आफ्टर सर्जरी, क्लियर है, अरे बस प्रोलॉन्ग्ड NPO पेशेंट में, या नॉर्मली भी NPO, तो उस पेशेंट को क्या देते हैं अपन, D5W यूज करते हैं। कोई डाउट है? इसके अलावा जितनी भी आइनोट्रोपिक ड्रग है, आइनोट्रोपिक ड्रग्स किस में मिक्स की जाती है, आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो जिसके अंदर एड्रेनलिन, ADR, नॉर एड्रेनलिन, नोरेड, आपकी वेसोप्रेसिन, अमाइडेरोन, नहीं सुना नाम, ये सभी कैसी आइनोट्रोपिक ड्रग, आइनोट्रोपिक जो हार्ट रेट को बढ़ाती है, कार्डियक कंडक्टिविटी को बढ़ाती है, हार्ट को मेंटेन करती है, वो ड्रग सारी किस में मिक्स की जानी चाहिए, D5W में। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, आइनोट्रोपिक ड्रग देने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या होता है, D5W। को डाउट है? चले आगे, शुरू करें बच्चों। प्रोलॉन्ग NPO पेशेंट आइनोट्रोपिक ड्रग देनी है, तो वो सब किस में जाएगी, आपकी D5W। क्लियर है? लेकिन किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो ये फ्लूइड आपको क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात करें तो किस केस में, डायबिटीज मेलिटस के केस में ये ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हरी बात सुने, चले आगे। और किसमें, सेप्टिसीमिया में भी अवॉइड करते हैं, लेकिन सेप्टिसीमिया में देना पड़ता है कई बार, तो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है पेशेंट। क्या चीज, इसको क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट करना, क्या रेशनल है, बेवकूफ आदमी, पता नहीं कहां से कहां कर, कोई बात नहीं। हाँ, स्टेरॉइड के साथ अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड खुद हाइपरग्लाइसीमिया करती है और ये ऑलरेडी शुगर है। अलोंग विद स्टेरॉइड थेरेपी अपन अवॉइड करते हैं, अलोंग विद स्टेरॉइड थेरेपी, पर वो उसमें भी कंडीशन है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो तब स्टेरॉइड थेरेपी, पर स्ट्रिक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट डायबिटीज में, डायबिटीज में भी कम नहीं देना, जब शुगर ज्यादा हो, शुगर कम हो तब तो देना पड़ेगा आपको शुगर बढ़ाने के लिए, नहीं समझे, क्योंकि डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ही हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तब देना पड़ सकता है आपको, और डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अच्छा, क्लियर और नॉट बेटा? हाँ जी, वालिद खान क्या रिप्लाई चाहिए बेटा, हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, हम पढ़ाने में बिजी है बेटा अभी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोलॉन्ग्ड NPO इस तरह। अब देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, D5W इज फिजियोलॉजिकली hypotonic fluid, so avoid excessive doses, excessive heavy doses, excessive heavy doses को क्या करें आप, अवॉइड करें। इसका मतलब समझे क्या करना चाह रहा है, देखना आप, फिजियोलॉजिकली हाइपोटोनिक क्यों बोलते हैं, ये देखो साहब, सीधी बात, नो बकवास। ये क्या है ब्लड वेसल से, ये आपका ब्लड है मान लीजिएगा, ब्लड आपका, ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट सब कुछ है, सोडियम पोटेशियम बहता हुआ ब्लड आपका। आपने क्या दिया, IV क्या दिया, D5W। ये ब्लड है, ब्लड के चारों तरफ क्या जमी हुई है, सेल यानी टिश्यू, क्लियर है, आसपास टिश्यू है आपके। जैसे आपने D5W दिया तो इसमें क्या थी, ग्लूकोज 5%, उस ग्लूकोज को तुरंत कौन खींचेगा, सेल, और इस ग्लूकोज को खा के क्या कर देगा, खत्म। तो ग्लूकोज खत्म हो गया तो पानी पानी बचेगा। अब ब्लड में पानी ज्यादा दोगे आप, 500 ml मान लो D5W दी,
तो पहले तो आइसोटोनिक था क्योंकि इसमें क्या था, ग्लूकोज, लेकिन उस ग्लूकोज को किसने खा लिया, तो बचा क्या है, पानी बच गया। तो पानी पानी सा ब्लड हो जाएगा और पानी, ब्लड की ऑस्मोलिटी कम होगी कि नहीं होगी, तो अंदर जाने के बाद ये कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो यहां बात करें D5W इज ए फिजियोलॉजिकली हाइपोटोनिक फ्लूइड है, 500 ml, सो अवॉइड एक्सेसिव हैवी डोजेज। क्लियर है, ज्यादा डोज नहीं, नॉर्मली 1-2 बोतल देते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आप D5W चला रहे, 2-2, 3-3 दिन तक, 5 दिन हो गए आपको कंटिन्यू D5W चला रहे हो, उस स्थिति में सारा ग्लूकोज कौन खा जाएगी, सेल। तो पानी पानी बचेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, पतला, और ब्लड पतला होना हाइपोटोनिक हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा नहीं 2 बोतल दे दी, 4 बोतल दे दी, उसमें तुम दिमाग लगाने लग जाओगे हाइपोटोनिक, ऐसा नहीं। फिर इसलिए इसको अल्टरनेट चलाते हैं। कई बार क्या करते हैं, मान लो शुगर कम है तो फिर ओनली D5W नहीं देते, DNS दे देते हैं। क्या देते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तो हाइपोटोनिक इफेक्ट नहीं आने देगा। लेकिन सोडियम बढ़ा हुआ तो फिर प्योर आपको क्या देना पड़ेगा, D5W। लेकिन फिर अल्टरनेट देना पड़ेगा आपको, कुछ और दूसरा फ्लूइड भी साथ में देना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात, केवल अपन इस पे जिंदा नहीं रख सकते पेशेंट को। अगर क्लियर और नॉट, अरे बोलिए भाई। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा ये जो D5W होता है ना, आरबीसी को स्टोरेज में भी काम आता है। डेक्सट्रोज मिक्स करते हैं आरबीसी के स्टोरेज में, ताकि आरबीसी को क्या मिलता रहे, ग्लूकोज, और उसकी लाइफ स्पान क्या हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड हो जाए। ये आगे पढ़ाऊंगा बेटा, ये क्वेश्चन आया था एम्स में। आरबीसी की लाइफ स्पान को प्रोलॉन्ग करने के लिए अपन D5W मिक्स करते हैं वहां पर। कोई डाउट है बच्चों, क्या चीज, वो तो किसी के साथ दे सकते हो, उसमें क्या है, मतलब आइनोट्रोपिक ड्रग के साथ देते हैं। अब स्पेशल कॉन्ट्राडिक्शन तो बहुत सारी चीजों के साथ है, वो बताना पॉसिबल नहीं। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा। तो ये बात हो गई किसके बारे में, D5W के बारे में। फिजियोलॉजिकली हाइपोटेंसिन हाइपोटोनिक है, यानी बॉडी में जाने के बाद हाइपोटोनिक इफेक्ट डालता है। वैसे कैसा है, आइसोटोनिक, लेकिन ज्यादा देने से हाइपोटोनिक इफेक्ट ला सकता है। और आइनोट्रोपिक ड्रग जितनी भी एडीआर, नोरेड, वेसोप्रेशन अपन मिक्स करके देते हैं ना, माइडोरल, वो सब D5W में चलती है, देख लेना। आ रही बात समझे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, RL प्लस 0.225% NS। बताओ RL की ऑस्मोलिटी कितनी थी, 278 प्लस NS नॉर्मल जो सलाइन थी उसकी कितनी थी, 308। इसका चौथा हिस्सा 0.225% का मतलब इसका 1/4 हिस्सा भाग दो, कितना आएगा, 77। कितनी होगी ऑस्मोलिटी है, 255, सॉरी 355। बताओ 245 से 375 किस में आते हैं, आइसोटोनिक में। तो बताओ ये आइसोटोनिक है कि नहीं है। अगर मैं कहूं कि 0.33%, साथ में क्या कर दे 0.33%, तो कितना होगा, 3 का भाग दो, 103। आरी बास में हाइपोटोनिक हो जाएगा, इसलिए ये हाइपोटोनिक में आएगा। इसलिए RL प्लस 0.22 क्या 5% NS, दोनों मिक्स क्या कहलाती है, आइसोटोनिक कहलाती है। ये भी कैसा है, आइसोटोनिक। देखिए ऐसे सॉल्यूशन आते हैं हॉस्पिटल में, ऐसे सॉल्यूशन। क्लियर है, स्पेशल केसेस में। नेक्स्ट RL हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की अगर बात करें, ORS जो है आपका, ये भी आइसोटोनिक फूड है। हमारे पास में ORS का कंपोजिशन की बात करते हैं, फिर आइसोटोनिक की बात करेंगे अपन। ORS आपका सेसे आता है, पैकेट ओरल सेसे आता है ना, सेचेट, सचेट नाम से भी आता है आपका, ओरो सेसे नाम से भी आता है, बहुत सारे नाम से अलग अलग आता है। आजकल तो फ्लेवर्ड भी आ गए, बच्चों के लिए रसना अलग आते हैं ना। हमारे पास ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS है। क्लियर है। ये जो ORS अपन यूज लेते हैं ना हॉस्पिटल में, ये पैकेट फॉर्म में आता है, सेसे के फॉर्म में। क्या आता है, सेसे आते हैं, सेसेट आते हैं इसके। इस सेसेट को आपको 1 लीटर आपका स्टेराइल वाटर में मिक्स करना है, तब इसकी कंपोजिशन को अपन काउंट करेंगे। ऑस्मोलिटी कहाँ मेंटेन होगी, जब इसको 1 लीटर पानी मिलाओ। आधे लीटर में मिलाया तो ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पानी मिलाते हैं ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए ये जो सेसे आता है वो इसी तरह से पैक आता है कंपनी के द्वारा कि 1 लीटर पानी में मिक्स होना चाहिए, ना तो कम ना है ज्यादा। पानी को पहले क्या करना है, या तो स्टेराइल वाटर हो, नहीं है तो पहले पानी को गर्म करना, फिर एकदम क्या करना है, ठंडा करना, और फिर इसमें सेसे मिक्स करना है। अजर क्लियर और नोट, कोई डाउट है। कंपोजिशन की अगर बात करें बेटा, मिक्स करने के बाद
बेस्ट जो यूज होता है वो विद इन कितने आवर में, 12 आवर्स में। यूज कितने घंटे में, ये एम्स में 20 बार क्वेश्चन आ चुका है। आपने मान लो 12 बजे ओआरएस मिलाया तो रात को 12 बजे तक आप क्या करें, खत्म कर दें, 12 AM से 12 PM तक। अजर क्लियर और नॉट, आ रहा है समझ रहे मेरे को? 12 AM पे मिलाया तो रात को 12 PM होते होते आप क्या कर दें, मतलब 11:59 PM पे खत्म कर दें। 12 PM तो अगले दिन होंगे, तो 24 घंटे हो जाएंगे। समझो मेरी बात? या 12 PM लगाया आपने, आज 12 PM पे लगाया, 12 तो PM ही हो गया ना, तो 11:59 AM तक इसको यूज कर सकते हैं, यानी 12 घंटे यूज कर सकते हैं, सीधी बात। तो बेस्ट यूज कितने घंटे में, 12 घंटे, लेकिन अप टू 24 आवर्स भी ठीक ही है। दोनों ऑप्शन है तो प्रायोरिटी 12 घंटे को देना, सीधी बात, नो बकवास। और वैसे 24 घंटे यूज कर सकते हैं इसको रूम टेम्परेचर, उसको कोई फ्रीज व्रीज में स्टोर करने की जरूरत है नहीं, रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली रूम के टेम्परेचर पे आओ। कोई डाउट है? अरे आप बोलिए भाई, चले आगे। बेस्ट 12 आवर्स में यूज। कंपोजिशन की अगर बात करें अपन, तो ओआरएस है जो आजकल ये मॉडिफाइड आता है, मॉडिफाइड ओआरएस आता है, सेसे जो आता है ना, इसमें कौन होता है, सोडियम क्लोराइड। कितना ग्राम, 2.6 ग्राम। फिर अब इस कौन आने लग गया, पोटेशियम क्लोराइड। कितना, 1.6 ग्राम। फिर आता है सोडियम सिट्रेट, ये आजकल नया ऐड किया गया, 2.9 ग्राम। और लास्ट में क्या आता है, ग्लूकोज, 13.5 ग्राम। सारे मटेरियल को जोड़ोगे तो टोटल मटेरियल होता है 20.5 ग्राम, 20.5 ग्राम मटेरियल होता है। क्या क्या आता है, सोडियम सिट्रेट की जगह पहले सोडियम क्लोराइड हुआ करता था, उसको हटा दिया गया, सॉरी सोडा बाइकार्बोनेट, पहले इसके क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट थी, उसको हटा दिया गया, अब उसकी जगह मॉडिफाइड आया है 1993 के बाद। क्लियर है? अरे समझ रहे मेरी बात? तो ये अभी जो मॉडिफाइड है वो उसमें ये होता है, आप सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज सारा। सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 2.6 ग्राम, ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है ओआरएस का। पोटेशियम क्लोराइड 1.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और ग्लूकोज 13.5 ग्राम, टोटल 20.5 ग्राम मटेरियल होता है। अजर क्लियर और नॉट? अब इसकी ऑस्मोलिटी देखे, और किसमें मिलाया आपने, 1 लीटर पानी में मिलाया आपकी, तो ऑस्मोलिटी चेक करें इसकी। तो इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है ना, वो होती है बेटा कुल मिला के 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मतलब 245 से 350 आइसोटोनिक है कि नहीं है? तो मैं इसका वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार लिखा था कि लो ऑस्मोलर आइसोटोनिक होता है तो कैसा, लेकिन इसकी ऑस्मोलिटी कट ऑफ पॉइंट पे है। अरे 245 से 375 होता है ना आइसोटोनिक, तो बिल्कुल लो है, लास्ट पॉइंट पे है, लेकिन है कैसा, इसलिए कई जगह ये लिखा होता है लो ऑस्मोलर आइसोटोनिक, और तुम फिर क्या कहते हो कि नहीं सर लो ऑस्मोलर लिखा तो हाइपोटोनिक है। सही पढ़ना है, ये क्या होता है, लो ऑस्मोलर आइसोटोनिक। अजर क्लियर और नॉट? कोई डाउट है? 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, कोई डाउट है बच्चों? चलें आगे। तो 20.5 ग्राम, 13.5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, सोडियम सिट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड। अब फिर कहो सर ऑस्मोलिटी क्या क्या है, तो लो इसकी ऑस्मोलिटी देख लेते हैं। सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया। सोडियम कितना होता है, 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लोराइड इससे 10 कम होता है, 65 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ग्लूकोज किसके बराबर होता है, सोडियम के बराबर, 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर क्या बचा, सिट्रेट की कितनी होती है, 10 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और बचा क्या, पोटेशियम, पोटेशियम की कितनी होती है, 20 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सारे को जोड़ लो, आपका 245 हो जाएगा। 75 150, 250 और 20 245। क्लियर है? तो टोटल ऑस्मोलिटी कितनी हो रही है, 245। लो ऑस्मोलर पर है कैसा, आइसोटोनिक। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट, अब फिर सवाल होता है कि सोडियम सिट्रेट क्यों मिक्स किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम सिट्रेट is added in ORS, very important, to increase absorption of glucose, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें। और ORS is the fluid of choice in case of mild to moderate dehydration। कैसा डिहाइड्रेशन हो, क्योंकि सीवियर में तो आरएल रहता है, किसी को माइल्ड है या
मॉडरेट डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग नहीं हो रही है, अगर वोमिटिंग हो रही है चाहे माइल्ड डिहाइड्रेशन तो आप दे नहीं सकते, वोमिटिंग में तो वापस उल्टी से बाहर आ जाएगा। तो माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है आपको और नो वोमिटिंग की हिस्ट्री, वोमिटिंग नहीं हो रही, तो आपका बेस्ट फ्लूइड क्या माना जाता है? ओआरएस। अगर सीवियर है, चाहे वोमिटिंग हो रही कि नहीं हो रही, फिर आपका क्या जाएगा? आरएल। सर क्लियर और नॉट? अबे समझे नहीं समझे? और सिट्रेट क्यों मिक्स करते हैं? ये अपन ओरली लेते हैं, और लेने के बाद सिट्रेट और ग्लूकोज कहाँ जाएंगे दोनों? अरे सिट्रेट और ग्लूकोज जा रहेगा इंटेस्टाइन में, ये सिट्रेट ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। चूंकि पेशेंट किसमें है? डिहाइड्रेशन में है, तो ग्लूकोज की कमी हो सकती है, तो ये ग्लूकोज की पूर्ति कराएगा, यानी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है कौन? सिट्रेट। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ते हैं। दमादम देखो इसको तेजी से, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा बाल को, उसके बाद आइए अपन नेक्स्ट अपन थर्ड स्टेज में बात करते हैं। और इसके बाद अपन था एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करते हैं अपन। एमनियोटिक फ्लूइड भी कैसा है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। आइसोटोनिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड भी कैसा है? आइसोटोनिक है बेटा। क्लियर? या कैसा होगा? कलरलेस फ्लूइड होता है बेटा अरिबास में, जो मेनली फीटल ओरिजिन होता है। इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो कितनी होती है? 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये भी कैसा है? आइसोटोनिक फ्लूइड है अरिबास में। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा? फीटल यूरिन ओरिजिन होता है, 80% उसी से बनता है। जो अपन पढ़ते हैं कि 10 वीक पे कितना होता है? कितना? 10 वीक पे 30 ml, 12 वीक पे कितना होता है? 50 ml, 20 वीक पे 400 ml, 36 वीक पे 1000 ml मैक्सिमम होता है, और टर्म पे 600 से 800 ml। तो अपन आपसे पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड होता कितना है, तो टर्म बेबी में होता है 600 से 800 ml। टर्म का मतलब जब डिलीवरी होने वाली 600 से 800 ml। और अभी नोट सेट में क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम कब होता है? ये मैक्सिमम होता है 36 वीक पे, कितना? 1000 ml। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर, कलरलेस या स्ट्रा पेल येलो कलर का हो सकता है टर्म पे। ये आइसोटोनिक फ्लूइड और मैक्सिमम किसके द्वारा बनता है? फीटल के यूरिन के द्वारा। को डाउट है? जो कि बेबी डायरेक्ट इसी पानी में तैरता रहता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है हर बात में। क्लियर? बेबी स्वेलो कितना करता है एमनियोटिक फ्लूइड? 8 टर्म स्वेलो करता है 400 से 700 ml, और यूरिन आउटपुट कितना आता है? 400 से 1200 ml। तो स्वेलो करने के बाद कितना? 600 से 800 ml बच जाता है आपका। वो पढ़ेंगे अपन आगे, सब यहाँ अपना टॉपिक नहीं है। तो ये सारे के सारे हो गए कौन से? आइसोटोनिक। कौन कौन से? NS हो गई आपकी, RL प्लस 0.225% NS, D5W आपका एमनियोटिक फ्लूइड और ORS, और सबका अपन ने फंक्शन देखा। यहाँ तक किसी को NN कैनन प्रकार डाउट हम पूछा मी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हर बात में क्लियर है? वो कई बार हो जाता ना, अब एक हस्बैंड वाइफ बात करे तो पत्नी ने मजाक मजाक में कह दिया कि सपोज करो कि मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी, सपोज करो कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, आपकी हर बात मानूंगी, लड़ाई नहीं करूंगी। तो पति जोर से उछल के जमीन पे गिरा और ऐसे पैर मारते हुए हंसने लगा, लोटपोट हो रहा। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कि मुझसे तो सपोज भी नहीं हो रहा है हरी बात कि आप मेरी बात मान जाओगे पूरी। कई बार होता है ना, 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलिटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। यहां तक को डाउट है भाई? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आता बच्चों कौन सा? नेक्स्ट कौन सा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलिटी कितने से ज्यादा हो? पर लीटर से ज्यादा हो क्या कहलाते हैं? हाइपरटोनिक कहलाते हैं। 375 जो ज्यादा है आरिबास में। इसके अंदर आती है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कितना? 3% NS। अबे नॉर्मली 0.9% NS में कितना आता है? 308। तो ये तो 1000 से ऊपर जाएगा ना, है? अबे जाएगा नहीं जाएगा? तो 3% NS हो गई इसमें। इसके अलावा NS और कितनी आती है? 10% NS आती है। 5% भी आती क्या? नहीं आती। 3 और 10% आती। चले आगे। इसके अलावा RL प्लस 0.333% NS, ये भी हाइपरटोनिक में आएगी। अरे बस में DNS
डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ये बहुत फेमस है। डीएनएस RL 0.3। और बताओ क्या, D 10%, D 25%, D 50%, मैनिटोल, मैनिटोल जो 20% ही आती है मैनिटोल वास्तव में, ये सब किस में आती है, हाइपरटोनिक में होती है। कोई डाउट है बच्चों? फ्लूड 250 पर 3% एनएस आरिबास में। अब बात करते हैं एनएस के बारे में, बात करें 3%, इसकी ऑस्मोलिटी 1000 से ऊपर ही होगी। 0.9 में जब 308 है तो 3% में कितनी होगी, 9×3 = 27, 900 और 18, और 0.3 बच गए तो 38 का भाग दो तो आप 100 100 तो वो लगभग जाएगा आपका 1030 के आसपास जाएगी, बहुत हाई जाएगा ये 3% एनएस। और जो 375 ऊपर है तो हाइपरटोनिक में आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका यूज क्या होता है बेटा? बेटा ड्रेसिंग में यूज ली जाती है। किस में यूज ली जाती है? इसका कारण समझिएगा, आप समझना क्यों ड्रेसिंग में यूज होती है। देखना, ये मान लो कोई वुंड है, सुनना, ये वुंड है और वुंड में क्या है, बैक्टीरिया है। ये लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपके ब्लड में है, ये तुम्हारा ब्लड है और ये बैक्टीरिया या गांव पे बैक्टीरिया है। सुनना मेरी बात, मान लीजिएगा आपको पता है कि ब्लड और उसके आसपास से न्यूट्रॉन लेता है बैक्टीरिया, तो ब्लड की टोनिसिटी क्या है, आइसोटोनिक। तो बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा अंदर, ये भी तो सेल है, ये भी कैसा होगा, बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लूइड की मात्रा कैसी है, आइसोटोनिक की है। तो आइसोटोनिक मिला तो इसको पोषण मिल रहा है और बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। जैसे तुमने ड्रेसिंग किससे करी, 3% एनएस में, तो बताओ बाहर क्या है, पानी कम है। क्यों? क्योंकि इसमें एनएस कितनी है और यहां पानी क्या है, ज्यादा। तो बैक्टीरिया के अंदर से पानी खींचेगा और किस में जाएगा, एनएस की तरफ। तो बैक्टीरिया सूख जाएगा, साइटोप्लाज्म लीक होगा और बैक्टीरिया की क्या होगी, डेथ। तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ला सकता है कौन, एनएस, और ड्रेसिंग में काम आता है। कोई डाउट है? और बताओ। अरे 3% एनएस नेबुलाइज करता है कि नहीं करते हैं? ये कफ को क्या करता है, सूतन करता है, ड्राई कफ को प्रिवेंट करता है। ये कौन? अबे कम्बक तो नॉर्मल एनएस या 3% एनएस से नहीं कराते क्या? इसके अलावा वार्म सलाइन ड्रेसिंग के काम आती है, ये वही तो होती है, या तो एनएस से करते हैं या इससे करते हैं। कोई डाउट है? और बताओ। माउथ केयर में काम में ली जाती है 3% एनएस। इसके अलावा टीटी केयर में काम में ली जाती है, टीटी केयर, स्पेशली टीटी केयर, ट्रेकोस्टोमी जो केयर होती है ना, वहां ड्रेसिंग करते हैं। मीटस को और किसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीटस को क्लीन करने में। अरे कैथेटर लग रहा है किसी को, ये मान लीजिए आप पेनिस या आपका वेजाना में कैथेटर लग रहा है, तो यहाँ से जो ये मीटस है, यहाँ साइड से ओपनिंग रहती है, तो थोड़ा यूटीआई होने का, असेंडिंग मैनर में यूटीआई होता है, तो यहाँ इस मीटस को डेली किससे क्लीन करना चाहिए, 3% एनएस से। क्योंकि बीटाडीन से क्लीन करने से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? और कुछ ही दिनों में बैक्टीरिया क्या होते हैं, बीटाडीन से रजिस्ट हो जाते हैं, तो आपको अफेक्ट नहीं आता। इसलिए 3% एनएस बेस्ट मानी जाती है। किसके लिए? आपका मीटस को क्लीन करने के लिए, टू प्रिवेंट यूटीआई। याद रहेगा। चले आगे, नेबुलाइजेशन कराते हैं इससे। तो कई बार तो कफ को क्या करती है, जमे हुए कफ को, जो ड्राई कफ आता है ना, खांसी आती है, कफ नहीं आता है, तो उस कफ को क्या कर देती है, मॉइस्ट, तो कफ खंगल के बाहर आ जाएगा, एक्सपोक्टेरेंट का काम करेगी। ड्रेसिंग करने का काम आती है, माउथ केयर में काम ले सकते हैं इसको, कफ सूतन एजेंट है बेटा आरिबास में, और मीटस को क्लीन करते हैं टू प्रिवेंट यूटीआई। याद रहेगा। दिस इज होल अबाउट किसके बारे में, 3% है, 10%। इसके अलावा किसी को हाइपोनेट्रीमिया है, क्या है बालको, हाइपोनेट्रीमिया बहुत फेमस है, कौन सी, 3% है। अब हाइपोनेट्रीमिया किसी भी कारण से हो सकता है, उस केस में आप क्या दे सकते हो, आरिबास। क्लियर है? इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, एनएस को कहां अवॉइड करना है, जिसको हाइपोनेट्रीमिया हो वहां अवॉइड करना है। हाइपरटेंशन वाले मरीज को, कार्डियक मरीज को अवॉइड करना है, क्योंकि सोडियम ज्यादा है आरिबास में। नेक्स्ट, आरएल प्लस, ये मल्टीपल यूज होते हैं इनके। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ये भी दो तरह, डेक्सट्रोज कितनी ऑस्मोलिटी 276 और नॉर्मल सलाइन की कितनी 308। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का मतलब होता है D5%। डेक्सट्रोज तो कितनी होगी, इसमें डेक्सट्रोज कितनी होती है, अरे भाई इसमें डेक्सट्रोज कितनी होती है, डेक्सट्रोज तो होती है 5%,
और नॉर्मल सलाइन कितनी होती है 0.9%। तो 308 और 276 हो गए आपके, 500 से ऊपर कूद गए, क्या हो गया, कैसा फ्लूइड है ये, हाइपरटोनिक। D10 भी कैसा है, जब D5 की आपका 200 क्या है 76 है, तो D10 तो कितना हो जाएगा 400 और 500 से ऊपर चला जाएगा। अरे बात में क्लियर है। D25 और D50%। अब D25% की बात करते हैं पहले। D25 स्पेशली दिया जाता है चिल्ड्रंस को अगर हाइपोग्लाइसीमिया है आदिवासी में, और D50% किस में दिया जाता है अडल्ट में, क्योंकि ये बिल्कुल चाशनी की तरह होता है। बच्चों में D50% नहीं देना, वरना वेन को डैमेज कर देगा, क्योंकि बहुत चाशनी की तरह होता है, अपनी तो वेन थोड़ी चौड़ी होती है। ऐसा क्लियर और नॉट, D50%। और ये D50% इंसुलिन दोनों यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। इस ड्रिप को क्या बोलते रहे, ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप, GI ड्रिप। बताओ हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन। D50 अगर बच्चा है तो कितना परसेंट रेगुलर इंसुलिन और D25% इन्फ्यूजन चलाते हैं ना 50 ml NS में उसमें सीरीज में लेके देते नहीं देते हाइपरकैलेमिया के केस में। इसमें इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से पोटेशियम को उठा उठा के कहाँ भेजता है, सेल में, तो पोटेशियम लेवल क्या हो जाता है कम। और जब इंसुलिन किसको पोटेशियम को भेजता है तो ग्लूकोज को भी कम करता है, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क है। तो उसको ट्रीट करने के लिए साथ में क्या देते हैं D20 50, बच्चों में D25% और अडल्ट में D50%। कोई डाउट है, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में आपका यूज लिया जाती है, बोलस देते हैं अपन इसको। चले आगे नेक्स्ट और बेटा इंजेक्शन मैनिटोल। मैनिटोल जो है बेटा इसके बारे में जानिएगा। मैनिटोल कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ऑनलाइन वालों बेटा समझ में आ रहा है आपको, कमेंट करते रहे बीच बीच में। डेमो एज ए रेगुलर क्लास चल रही है बेटा। चले आगे नेक्स्ट आइए बच्चों, मैनिटोल कौन सा, इंजेक्शन मैनिटोल हर हॉस्पिटल में मिलेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या ये, तो इसके अंदर क्या आता है, डेक्सट्रोज 20% आता है वास्तव में, या सॉरी डेक्सट्रोज नहीं, ग्लूकोज 20%। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज 20%। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है एंड एक्ट एज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। इसके ऑस्मोटिक इफेक्ट लाता है कहां पे, आपके लूप ऑफ हेनले पे और आपके DCT और CT पे, यानी आपके नेफ्रॉन्स पे। आपने इसको IV दिया, सुनना मेरी बात, ये आपका नेफ्रॉन है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये कौन है ग्लोमेरुलस। ये कौन है बाउमन कैप्सूल, ये PCT, ये लूप ऑफ हेनले, ये DCT, और ये क्या है CT। आप किसी पर्सन को क्या देते हो, जैसे उसकी IV लाइन है, आपने क्या दिया मैनिटोल दिया, क्या दे दिया उसको मैनिटोल। ये लो साहब मैंने मैनिटोल दे दिया। आपने जैसे मैनिटोल दिया, ये मैनिटोल कहाँ आया ब्लड में, ब्लड में आके बताओ इसमें डेक्सट्रोज 20% है, हाइपरटोनिक है, तो चाशनी की तरह ब्लड को गाढ़ा करेगा नहीं करेगा, ये ब्लड को क्या कर देगा गाढ़ा। जब ये ब्लड घूमता घूमता कहाँ जाएगा, फिल्टर होने के लिए, तो जब फिल्ट्रेट है उसमें ये फिल्टर क्या हो जाएगा गाढ़ा, और ये गाढ़ा होगा तो ये फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकेगा, और ऑस्मोटिक इफेक्ट लाने की वजह से ये फ्लूइड किसके थ्रू लॉस हो जाएगा, यूरिन के थ्रू। इसके अलावा मान लीजिएगा किसी का ICP बढ़ा हुआ है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ICP बढ़ता है तो सेरेब्रल ओडिमा होता है। क्या होता है, ICP का बढ़ता है तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, सेरेब्रल ओडिमा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर नॉर्मल ICP कितना होता है 5 से 15 mmOpg, एवरेज एक ही वर्ड में पूछे तो 10 mmOpg। किसी को हेड इंजरी हुई, ब्रेन ट्यूमर हुआ, हेमरेज हो गए, इंटरनल डैमेज हो गया, क्लियर है, किसी भी कंडीशन में हेड इंजरी होगी, उस कंडीशन में ICP बढ़ता है। आपका ये ब्रेन है, सुनना, ये स्कल है, बाहर हड्डी है, इसे क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, स्कल फिक्स है, एम आई राइट, क्लियर। उसी के अंदर न्यूरॉन है, यानी चॉकलेट का डिब्बा है ये, और डिब्बे के अंदर क्या है, चॉकलेट भरी हुई है। अब मान लो किसी को ब्रेन के न्यूरॉन में इंजरी हो गई, क्या हो गई, पर ये बाहर के कवरिंग तो फिक्स है ना, और इस कवरिंग में न्यूरॉन एक दूसरे को कंप्रेस करे, इस कंप्रेस को प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और ये कितना होता है 5 से 15 10 mmOpg। अब मान लो गलती से किसी की चोट लग गई, इंटरनल हेमरेज हो गए, हेड इंजरी हुई, तो न्यूरॉन डैमेज होंगे, कोई भी ऑर्गन उसको डैमेज होगा तो स्वेलिंग होती कि नहीं होती, इन्फ्लामेशन होने से। चोट लगी तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन से क्या होगी, स्वेलिंग। ये लो साहब स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। अब बताओ न्यूरॉन सूजेंगे
तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा तीसरे को, पर इनको सूजना किस जगह में, इस जगह तो नहीं बढ़ सकती ना, हड्डी थोड़ी फैलेगी। न्यूरॉन भले लसलसा है, लचीला है, इलास्टिक है, तो न्यूरॉन क्या कर सकता है, घूम सकता है, लेकिन जगह तो क्या है, फिक्स है। तो जब एक न्यूरॉन में इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को दबाएगा, तो धीरे धीरे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पे क्या डालेगा, प्रेशर। इसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, आईसीपी। तो आईसीपी बढ़ेगा। या मान लो कहीं पे आपका ओडिमा हो गया, फ्लूड कलेक्ट हो गया, तो वो फ्लूड जगह घेरेगा, जगह घेरेगा तो जगह तो फिक्स है ना। अब न्यूरॉन की जगह वो फ्लूड ले लेगा, तो न्यूरॉन को फैलने के लिए या न्यूरॉन को जगह मिलेगी क्या, तो न्यूरॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, कंप्रेस, और आईसीपी क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसको और अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आईसीपी क्या होता है, खोल के रख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आईसीपी बढ़ता है ना, तो फिर उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, आईवी मैनिटोल। आईवी रूट से अगर दे रहे हो तो क्या दोगे, मैनिटोल। अगर ओनली रूट रेस दे रहे हो तो ग्लाइसरोल। ग्लिसरीन आती है ना, सिरप आती है ना ग्लिसरीन की, हमारी भाषा में वो यूज करते हैं, ओरली। और अगर आईवी दे रहे हो तो क्या देते हो, मैनिटोल। ये कैसे काम करता है कि जैसे तुमने इसको आईवी चढ़ाया, सुनना, ये तुम्हारा ब्रेन है, सुनना, और ब्रेन में क्या बना हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो ओडिमा हो रखा है, आईसीपी क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, फ्लूइड बढ़ा हुआ है, इसलिए आईसीपी बढ़ा हुआ है। ये तुम्हारा ब्लड है, तुमने क्या दिया, मैनिटोल, तो बताओ ब्लड गाढ़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक है। ब्लड गाढ़ा होगा तो यहाँ का पानी तो हो गया गाढ़ा, लेकिन ब्रेन का पानी अभी भी क्या है, आइसोटोनिक ही है, तो पतला है, तो पानी खींचेगा और कहाँ आएगा, ऑस्मोटिक इफेक्ट आएगा, और कहाँ आएगा, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू फिर क्या जाएगा, एक किडनी में, और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसमें साइन सिम्टम क्या होगा, आप मैनिटोल दे रहे हो तो मैनिटोल काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किससे पता चलेगा, पॉलीयूरिया से। और आईसीपी कम होगा, तो एक क्वेश्चन आ चुका कि किसी पेशेंट को अपन मैनिटोल दे रहे हैं तो ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है, किससे पता चलेगा, एक तो आईसीपी क्या होगा, कम, अगर अपन इंक्रीज आईसीपी, और दूसरा यूरिन आउटपुट को क्या करेगी, ये बढ़ाएगी, ब्रेन से पानी को खींचेगी कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से किसके थ्रू लॉस करा देगी, किडनी के थ्रू, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। So this produce the polyuria and this indicate that drug is acting properly. Is it clear or not? This is all about hypertonic solution. लिख लीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, कई बार हो जाता है अंग्रेजी नहीं आती तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उधर से फोन आया एम्बुलेंस वाले की कि हेलो सर यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो प्रोफेशनल लोग होते हैं वहाँ कमांड सेंटर से करा कि हाँ सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, कि बर्लिंगटन पैलेस से, कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ, कि सर 1 घंटा हो गया, मरीज काफ़ी सीरियस है, आप तुरंत आओ। ठीक है, तो उसको समझ में नहीं, तो बोला कि आप यूँ करो, बर्लिंगटन की स्पेलिंग बताओ, किसकी, बर्लिंगटन की। काफ़ी देर हो गई, उधर से वो कॉल सेंटर वाला कॉल कर, हेलो हेलो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, 1-2 मिनट हो गए सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उधर से थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद आवाज ही है, आप स्पेलिंग लिखो NAK, क्या मैं पेशेंट को घसीट के नाके पे ला रहा हूँ तो स्पेलिंग लिखो NAK, क्योंकि उसको बर्लिंगटन की क्या नहीं आती थी स्पेलिंग, तो वो नाका तक घिस लाया, पड़ोस वाले नाका पे घिस लाया, तो हो जाता कई बार ऐसा। आदमी तुम्हारी तरफ पॉजिटिव था। नेक्स्ट, तीसरे नंबर में क्या क्या चीज, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जिनकी ऑस्मोलिटी किससे कम, कितना, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम हो, वो फ्लूइड क्या कहलाते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अरे कौन से सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, कोई डाउट है। और इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 0.225% एनएस, 0.45% चले, 0.225%, 0.45%, बीच में एक और अटका लो, 1/3 एनएस बोलते हैं इसको, इसको 1/4 एनएस, और ये हाफ एनएस, 0.45% एनएस। ये सब कैसे हैं, 0.225% की बात करें तो कितना होगा ये, इसको ऑस्मोलिटी 77 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 0.33 वाले की 103 के आसपास मिली ऑस्मोल पर लीटर, 0.45 की 156, 308 का आधा कितना हो गया, 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इसमें आधा सोडियम और आधा क्या होता है, तो 77 तो क्या हो सोडियम, और 77 ही क्या होता है
सोडियम 77 मिली ओस्मोल पर लीटर, मिली ओस्मोल पर लीटर, याद रहेगा। टोटल 308 है, उसमें से आधा ही रहेगी NS, तो कितना हो गया 154। फिर आपसे पूछेगी सोडियम कितना है 77 और क्लोराइड 77, किसमें हाफ NS, क्लियर है। बाकी इनमें भी निकालना होगा तो आधा आधा कर लो दोनों। चले आगे, ये हो गया बेटा। इनका यूज कहाँ होता है, तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में। यूजेस की अगर बात करें तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में, क्लियर है, क्या होता है अभी पढ़ेंगे। इसका यूज कहां पे होता है, हाइपरटोनिक का हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक का तो यूज होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन को ट्रीटमेंट में, और इसका हाइपोटोनिक का किसमें, हाइपरटोनिक का। क्या होता है अभी पढ़ेंगे अपन आगे आगे, जैसे आगे बढ़ेंगे अपन। ये थोड़ा आपको मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा, कोई डाउट है। ये कुछ फ्लूइड और ऑस्मोलिटी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन इसके पढ़ क्या रहे हैं, ब्लड और इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना। अरे समझ रहे मेरे बाल को, चलेगा बच्चों। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेन आरबीसी, ये क्वेश्चन अभी एम्स में आया, केप्ट इन वेरियस सॉल्यूशन। जब आरबीसी को अलग अलग सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या इफेक्ट आता है, देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये एक पात्र लिया, कौन सा फ्लूइड लिया, आइसोटोनिक। कैसा है ये फ्लूइड, आइसोटोनिक, जिनकी ऑस्मोलिटी 245 से 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास है। आरबीसी को लिया तुमने, ये लो आरबीसी को इसमें रखा, और ये फ्लूइड कैसा है, बताओ। आरबीसी भी किसके अंदर पाई जाती है, ब्लड में, और ब्लड की ऑस्मोलिटी कैसी है, आइसोटोनिक 294 मिली ऑस्मोल। तो आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी भी ऑस्मोलिटी आइसोटोनिक ही होगी। तो जब इसको आइसोटोनिक को आइसोटोनिक में मिलाओगे तो ना तो पानी इधर जाएगा, ना पानी अंदर से बाहर आएगा, ना बाहर से अंदर जाएगा, तो आरबीसी का कोई फर्क है पड़ेगा। तो जब आप इसको किस टोनिक में, आइसोटोनिक में रखते हो तो नो चेंजेस, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। किस केस में, दूसरा आपने इसको किस में रखा, मान लीजिएगा इसको रखा तुमने, सॉल्यूशन जो लिया वो कैसा है, हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन हाइपरटोनिक मतलब मान लो 3% NS है, आइसोटोनिक का मतलब 0.9% NS है, 3% NS है मान लो। आरबीसी को तुमने इसमें रखा तो आरबीसी कैसे जुर्रिया पड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि बाहर सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। कैसा है, हाइपरटोनिक का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स या आपके सॉल्यूट्स ज्यादा और पानी क्या है, कम। जबकि आरबीसी तो कैसी है, आइसोटोनिक, और बाहर क्या है, हाइपरटोनिक। तो पानी कहां से, अंदर से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आरबीसी श्रिंक होगी कि नहीं होगी, समझ रहे मेरी बात। आरबीसी कैसी है, आइसोटोनिक, तो इसमें ऑस्मोलिटी कितनी है, 245 से 375 के बीच। तुमने 3% NS लिया, इसकी ऑस्मोलिटी हाइपरटोनिक 1000 के आसपास है, ऊपर है इससे ही। तो पानी किधर ज्यादा है, आरबीसी में ज्यादा है, इसमें 3% है ना, तो सोडियम क्लोराइड ज्यादा है इसमें, इसलिए गाड़ी है ये। कौन 3% NS, हाइपरटोनिक है ना, ये तो गाढ़ा। और आरबीसी कैसी है, नॉर्मल टोनिक वाली है। तो पानी किस में ज्यादा है, आरबीसी में, और इधर कम है। तो पानी का नियम है, पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर दौड़ता है, लो कंसंट्रेशन। पानी यानी सोलवेंट, सोलवेंट की खासियत क्या है, सोलवेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर जाता है, लो कंसंट्रेशन को। जबकि सोल्यूट्स लो से किधर जाते हैं, हाई की तरफ। गलत, सोल्यूट्स भी हाई से लो की तरफ ही जाते हैं। सोल्यूट्स भी, अरे कमबख्त तो इधर डीओ छिड़कते हैं आप, तो उधर जो सोल्यूट्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, पूरे रूम में फैल जाते हैं। गर्म गैसें, वार्मिंग, जिसका कान चेक करते हो किसने गैस पास करी, तो पूरे कमरे में कैसे फैलती है, डिफ्यूजन से फैलती है ना, हमारी बात में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आरबीसी को रखोगे तो आरबीसी कैसी हो जाएगी, पानी छोड़ देगी, और आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक, बाहर की तरफ आपका आरबीसी बिकम श्रिंक। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए ज्यादातर फ्लूइड कौन सा देते हैं, लंबे समय तक हाइपरटोनिक दिया तो आरबीसी को श्रिंक कर सकता है, नहीं कर सकता है। ज्यादा हाइपरटोनिक तो ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा। अब आरबीसी के अंदर प्लाज्मा का पानी था तो आइसोटोनिक था, अब ब्लड पूरा ही गाढ़ा हो गया तो आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा।
और ब्लड में आ जाएगा तो आरबीसी कैसे हो जाएगी सिंक। सिंक आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लॉस कर देगी, नुकसान होगा बॉडी को, इसलिए बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अब लास्ट सॉल्यूशन कौन सा यूज करेंगे अपन, हाइपोटोनिक। कौन सा, जैसे 0.33% NS ले लिया अपन ने, है ले लिया, इसको आरबीसी को इसमें पटको, ये लो आरबीसी। अब बताओ बाहर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक, यानी बाहर पानी ज्यादा है और आरबीसी कैसी है। अब बताओ पानी किधर मूव करेगा, बाहर से किधर जाएगा, अंदर, तो आरबीसी बिकम स्वेलो। आरबीसी पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके स्वेलो होगी, और फूलते फूलते आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट। और इसकी वजह से आरबीसी में क्या होगा, हीमोलाइसिस। आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। तो बहुत ज्यादा अगर तुम क्या दोगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड, तो बॉडी के अंदर पानी बढ़ जाएगा, स्पेशली ब्लड में। आरबीसी में तुलनात्मक रूप से पानी क्या रहेगा, कम। तो पानी किधर मूव होगा, ब्लड से कहां, आरबीसी में। हालांकि ब्लड और आरबीसी एक ही है, लेकिन आरबीसी अलग पोर्शन और पानी अलग पोर्शन है, तो पानी कहां से जाएगा, आरबीसी में घुसेगा। आरबीसी धीरे धीरे फूल जाएगी और फूल के फट जाएगी, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी होगा। इसलिए बहुत ज्यादा क्या नहीं दे सकते आप, हाइपोटोनिक। इसीलिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन से माने जाते हैं, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक देना तो 12 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे, लिमिटेड समय के लिए अपन चलाते हैं। वरना हाइपोटोनिक दोगे तो श्रिंक हो जाएगी, और हाइपोटोनिक देखो तो आरबीसी का क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस। समझ में नहीं आ रहा है, पक्का आया क्या, चले आगे। ये बात होगी किसके बारे, वापस देख लीजिएगा इसको, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखो, जब कोई चीज होती है उसके बाहर भी पानी बराबर हो और अंदर भी बराबर हो, तो कभी भी फ्लूइड एक्सचेंज होगा क्या, नहीं होगा, सीधी बात है। अरे समझ रहे मेरी बात। देखिए, जब आपने आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखाया कि नहीं, NS के अंदर D5W में रखा, तो इसकी ऑस्मोलिटी भी आइसोटोनिक, और आरबीसी की वैसे ही क्या होती है, तो कभी भी पानी अंदर बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आरबीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा आइसोटोनिक फ्लूइड दोगे कोई फर्क है। अब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक का मतलब बाहर 3% NS है, गाढ़ा है ये पानी, यानी यहाँ पे पानी क्या है, कम, और सोडियम क्लोराइड क्या है, ज्यादा। जबकि आरबीसी तो हमेशा होती ही कैसी है, आइसोटोनिक। तो बताओ पानी किस में ज्यादा है, ये आइसोटोनिक है तो आरबीसी में ज्यादा है, ये क्या है, हाइपोटोनिक है, तो पानी क्या है, कम। तो पानी मूव करेगा, ज्यादा पानी ज्यादा होता है उधर से कम पानी की ओर ज्यादा होता है, ज्यादा पानी किस में, तो ये निकल के कहाँ जाएगा, बाहर। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी ना, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, झिल्लीनुमा हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, आरबीसी को किस में रखोगे, हाइपोटोनिक में, यानी पानी पतला है, सोडियम क्लोराइड क्या 0.33% या 0.45% कमी है, ऑस्मोलिटी 245 से कम है। जबकि आरबीसी की कितनी है, 294, क्योंकि ये प्लाज्मा का पार्ट है। ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी कितनी थी, 294, और ये क्या हाइपोटोनिक है, 245 से कम है। तो पानी किधर ज्यादा है, बाहर। और आरबीसी में तो क्या है, आइसोटोनिक जितना ही है, तो पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव करेगा, लो की ओर, और आरबीसी में पानी घुसने लगेगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो आरबीसी धीरे धीरे पानी पी के क्या हो जाएगी, स्वेलो, और स्वेलो होकर क्या हो जाएगी, फूट जाएगी, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी होगा। अगर बहुत ज्यादा आप कौन सा सॉल्यूशन दोगे, हाइपोटोनिक। नहीं समझे, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझे तो आपको रजनीकांत भी नहीं समझा सकता। अरे बात क्लियर है। नेक्स्ट, थोड़ा आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ के साथ, पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा पढ़ा दूं आपको। कुछ तुम चलो कुछ हम चले, मंजिल मिल ही जाएगी। छोटा सा टॉपिक अपन उठा लेते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। डिहाइड्रेशन, या तो बॉडी से या किससे, ब्लड से, दोनों से फ्लूइड लॉस होना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब ये डिहाइड्रेशन 3 तरह का होता है बेटा। एक तो होता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अरे कौन सा डिहाइड्रेशन, हर टॉपिक पढ़ने का नहीं होता, हर टॉपिक कुछ समझने का भी होता है, जिससे आगे के टॉपिक समझ में आ जाए। एक होता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। सुनना, ये तुम्हारा ब्लड है, मान लीजिएगा ये ब्लड है, ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी है, 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और ब्लड कैसा फ्लूइड है, समझ गए, यानी जितना पानी उतने क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, सब बैलेंस में। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, अब इस ब्लड में 2 चीजें हैं, एक तो फ्लूइड है और एक क्या है,
फ्लूइड में पानी है, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम पोटेशियम हो गया। या दूसरी चीजें हो गई, जब आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कब होगा, जब फ्लूइड लॉस इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। अरे फ्लूइड लॉस का मतलब वाटर लॉस ही होता है, क्लियर है। फ्लूइड लॉस इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, यानी जितना पानी लॉस हुआ उतना इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो हमेशा टोनिसिटी कैसी रहेगी, आइसोटोनिक। अरे मान लो 5 लीटर ब्लड है, उसमें से 2.5 लीटर क्या है, पानी, उसमें से आधा लीटर लॉस हो गया, और उसी पानी के अंदर 2.5 लीटर में आइसोटोनिक के अंदर 1 ग्राम क्या था, सोडियम क्लोराइड था या इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वो भी इसी तुलना में लॉस हुए। तो फ्लूइड जितना लॉस होगा उतना ही पानी लॉस होगा, तो हमेशा कोई फर्क पड़ेगा क्या है? अरे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो ये कैसा फ्लूइड लॉस किसके इक्वल हो, इलेक्ट्रोलाइट लॉस के इक्वल। तो कैसा डिहाइड्रेशन कहलाता है, नहीं समझे? वो एक बार क्या हस्बैंड वाइफ होटल के कमरे में लड़ रहे थे, अरे बात में, तो लड़ रही थी, पत्नी चिल्ला के बोली तुम ज्यादा लड़े तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। तो तुरंत उसने क्या किया, मैनेजर को फोन लगाया, और फोन लगा के बोल रहा है कि सर जल्दी से आ जाइए, मेरी बीवी खिड़की से कूद रही है। तो मैनेजर ने कहा कि ये तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है, तुम सोल्व करो। अब क्या साले, फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, खिड़की नहीं खुल रही है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। अरे बात में कौन सी प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, खिड़की नहीं खुल रही है। समझ रहे मेरी बात? तो फ्लूइड लॉस इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, नहीं समझे आप? तो फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस इक्वल होते हैं, क्या कहलाती है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहलाती है। अरे समझ में आ रहा है? चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। मुझे पता तो नहीं है, पर जो बच्चे कोर्स खरीदते हैं उनका पापा जरूर बैठ के क्लास जरूर देखते होंगे, कुछ आइडियाज मिल जाते हैं उनको। यहां से शुरू करें, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में से फ्लूइड लॉस और क्या, मान लो किसी को डायरिया हुआ, जितना पानी लॉस हुआ उतना ही सोडियम क्लोराइड पोटेशियम मिनरल लॉस हुए स्टूल के थ्रू, या वोमिटिंग हुई, तो दोनों इक्वली लॉस हुए, तो क्या कहलाता है, एक होता है तीसरा, दूसरा हाइपोटोनिक। इसका मैनेजमेंट क्या है, हाँ आइसोटोनिक में कौन सा फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड लाइक NS, RL, D5W ऐसा यूज करेंगे अपन। दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। कौन सा डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब फ्लूइड लॉस लेस देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। यहां कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस ग्रेटर देन फ्लूइड लॉस। क्या लॉस हो, पानी में, ये ब्लड है, ब्लड में फ्लूइड भी है और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा लॉस हो जाए और पानी क्या हो जाए, कम लॉस, तो पानी अंदर रहेगा, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऐसा डिहाइड्रेशन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्लियर है? मैनेजमेंट क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कौन सा सॉल्यूशन दोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोगे उसको। ये बातें घुस रही है कि मेरे को घुस रही है दिमाग में है, बातें आ रही समझ में, कि जब फ्लूइड लॉस ज्यादा होगा, सॉरी फ्लूइड लॉस क्या होगा, कम, और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा, तो तुलनात्मक रूप से पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ जाएगा तो जो ब्लड की टोनिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, ब्लड का गाढ़ापन कम होगा, और गाढ़ापन कम होना कौन सा, को डाउट है? चले आगे, फिर इसका मैनेजमेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए, तुम ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट वाला फ्लूइड दे दो, तो क्या दोगे, हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन दे दो उसको, सीधी बात, ना बकवास। अरे बोलिए भाई, समझ में आया? तीसरी घटनाक्रम क्या कहता है आपका, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा बेटा, फ्लूइड लॉस ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। जब फ्लूइड क्या होगा, ज्यादा लॉस, तो केवल क्या बचेंगे, इलेक्ट्रोलाइट पानी में, ब्लड में, और ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट बने तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, क्या कहलाएगा। फिर इसका मैनेजमेंट अभी पढ़ा था अपने, कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सीधी बात, नो बकवास। तो डिहाइड्रेशन फिर 3 तरह के हो सकते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट करोगे आप, उल्टा चलेगा मैनेजमेंट, कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लूइड की। ये तो था ब्लड फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड तो अभी आगे पढ़ाऊंगा। ये तो बात हुई ब्लड, जब ब्लड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी बढ़ा के ब्लड बढ़े, अबे बेवकूफ बॉडी बड़ी,
बॉडी में ब्लड जैसे कितने फ्लूइड है? ब्लड है आपका, और क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड है आपका, है सीएसएफ है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, अरे बहुत सारे हैं यार, साइनोवियल फ्लूइड है। तो पापा कौन है? हाँ पापा बॉडी है, उसके अंदर बेटा कौन है? ब्लड। अब देखिएगा अपन, ये तो थी ब्लड की बातें हो रही है, अपन टोटल बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी फ्लूइड क्या चीज? अबे बॉडी का मतलब पूरा, आरी बात में बॉडी का मतलब क्या? पूरा, आरी बात में बॉडी फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? बॉडी फ्लूइड। क्लियर है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, और ध्यान रखना, बिना नंबर जाने कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं करना है। जीवन का आरी बात में शर्मा जी क्या कर रहे थे? रसोई में खाना बना रहे थे, तो उनकी बीवी नई सिम लेके आई। क्या लेके आई? और नई सिम से तुरंत पति को फोन किया, हेलो आप कहाँ हो? तो उधर से शर्मा जी ने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद, आप थोड़ी देर बाद में कॉल करना, अभी चुड़ैल यही है मेरे पास में, खाना बना रही है। आरी बात में शर्मा जी ने ये बात मुझे आईसीयू में होश में आने के बाद बताई है। तो नए फोन में तुरंत ही आशिक ना हो जाए, पहले जांच परख ले कि बीवी तो नहीं है। आरी बात में क्लियर है? बॉडी फ्लूइड, कैसा फ्लूइड है? बॉडी फ्लूइड। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, बॉडी फ्लूइड। कुछ बच्चों को अभी समझ में आएगा जिनकी शादी हो गई, कुछ को शादी होने के बाद, कुछ को रात को समझ में आएगा। आरी बात में डिपेंड करता है उनकी मानसिक स्थिति कैसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बॉडी फ्लूइड के बारे में। समझ में आ रहा है सब कुछ? बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं अपन, और बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करें अपन, यहाँ पे बात करें बॉडी फ्लूइड। देखिएगा अडल्ट में कितना होता है बॉडी फ्लूइड? 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना वजन है ना, जबकि ब्लड में तो आधा ही होता है 50%, बॉडी में कितना होता है? 60%। अरे ब्लड बहुत छोटी चीज है, बॉडी तो बड़ी चीज है हमारे पास में। और बूढ़ों में, ओल्ड एज में नॉर्मल कितना होता है? 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट। और न्यूबॉर्न तो पानी की बोतल है, 80% होता है। पानी की बोतल है पूरी तरह से न्यूबॉर्न तो। और इसका मेन कारण क्या है? न्यूबॉर्न में फ्लूइड ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू ब्राउन फैट। ब्राउन फैट क्या होती है? लो होती है, कम होती है। फैट ही कम होती है न्यूबॉर्न में कंपेयर टू अडल्ट, इसलिए पानी ज्यादा होता है। समझ गया मेरी बात? लो फैट होती है अडल्ट में, टोटल बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू में फैट होती है ना, वो फैट ही कम होती है। और फैट कम होगी तो क्या होगा? पानी ले लेगा उसकी जगह। ये लो फैट की वजह से होता है। लो फैट जिम्मेदार रहती है न्यूबॉर्न में। अब देखिएगा अपन तो अपने को, अपन क्या पढ़ रहे हैं बालकों? MSN हमारी बात में। तो बॉडी फ्लूइड की बात करें, अडल्ट बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अडल्ट बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात करें? अडल्ट बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन की सिंपल भाषा में बात करें अपन यहाँ पे, क्लियर है? तो कितना होता है? 60%। एक एवरेज अपन मेडिकल सर्जिकल के नर्सिंग के अकॉर्डिंग एवरेज हेल्थी पर्सन का वेट कितना माना आपने? 70 kg। माना नहीं माना? तो 70 किलो के आदमी में कितना परसेंट पानी है? 60%। तो है कितना? टोटल फ्लूइड कितना हो गया? है 60/100 इंटू 70। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा कितना? 42 लीटर। यानी एक 70 किलो का आदमी है, जैसे मैं 70 kg का हूं, तो मेरे अंदर पानी कितना है? 42 लीटर। और एक और डाउट है, कितना पानी होता है एवरेज? 42 लीटर एक एवरेज हेल्थी मनुष्य में क्या होता है बालको? पानी होता है, जलमाहय। समझ गए मेरी बात? अब इसमें भी फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। कौन सा? हर बात, ये तो टोटल बॉडी में, यानी अपन पानी है। अरे पानी का शरीर है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है? करा नहीं सुना? आज ब्लू है पानी, पानी। हमारी बात में, अरे सुना नहीं सुना? पानी का रंग कैसा होता है आपका? पानी कलरलेस होता है। शाम को आपका मूड कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। हमारी बात में 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, तो वोडका भी प्लेन है और पानी भी प्लेन है, तो कोई कलर नहीं। हमारी बात में विस्की इसकी पी रहे हो तो कलर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब मेरी बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो लहराती हुई चप्पलें आएगी मम्मी पापा की, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है? हमारी बात में 42 लीटर। आज ब्लू है पानी, पानी। पानी में बहुत, अपने को तो क्या पानी निकालना होता है, वो मूवी का डायलॉग नहीं सुना क्या? हाँ क्लियर है? अक्षय कुमार की कौन सी वो मूवी है? बॉस। हमारी बात में
रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्लियर? रहीमदास जी कह रहे हैं हमारी बात में कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हमारी बात में रईमन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी रखिएगा, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ क्या है? सोना सोना। यहाँ पे बहुब्री समास का यूज हुआ है। कौन सा? बहुब्री बोलते हैं ना कि रौमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे, यानी पानी अगर चला जाएगा तो उबर यानी उबरता नहीं है, कोई बाहर नहीं आते। पानी गए ना उबरे मोती, यानी पानी नहीं होगा तो मोती बनेंगे क्या? सिप, ये जवाब पल्स नहीं मिलेंगे। पानी गए ना उबरे मोती मानस, पानी का मतलब इज्जत। अगर पर्सन को, इंसानों को इज्जत नहीं मिलेगी तो कुछ काम का है क्या वो? पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, चून यानी आटा, आटे को बराबर पानी नहीं मिलेगा तो आटा अच्छे से खाना आएगा, लोच आएगी क्या उसमें? लड़कियों से ज्यादा कौन जानता है उसके बारे में? हरिवास में तो पानी की बड़ी माया बेटा, तो पानी बड़ी चीज है भाई। क्लियर है? हरिवास में। और तीसरा युद्ध किसके लिए लड़ा जाएगा? पानी के लिए। आपके अंदर कितना पानी है? 42। कोई डाउट है? अरे समझ रहे आप? इसके दो कंपार्टमेंट में होता है, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट बेटा ICF। इस 42 लीटर का टोटल कितना परसेंट? 70%। टोटल बॉडी का नहीं, ये जो फ्लूइड उसका 42। और आप 42 का 70% निकालोगे तो लगभग लगभग आएगा आपका बेटा 28 लीटर। अरे कितना लीटर? 28 लीटर। समझ गए आप? और इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर जैसे ये ब्लड है, सुनना, ये ब्लड है और ये सेल है। इन सेल के अंदर अंदर फ्लूइड क्या कहलाता है? इसके अलावा जो बचा वो सब किस में आएगा? नाम से पता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये कितना होता है इंट्रासेलुलर? तो आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा फ्लूइड कहां पाया जाता है, तो इंट्रासेलुलर। और ये कितना होता है? 28 लीटर। 42 का 70%, यानी कितना? कोई डाउट है? नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ECM। टोटल 42 है, उसका 28 कौन है? सेल में पड़ा है। कोई डाउट है? बचा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अरे बोलिए भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर कितना बचता है? 70 वो गया तो 30% बचा, 42 का 28 गया तो बचा कितना? 14 लीटर। अबे कितना होता है जो सेल के बाहर है? अब इसमें सेल के बाहर बाहर कौन है? तो ब्लड। अरे ब्लड, इस 14 लीटर में से अकेला 5 से 6 लीटर कौन है? ब्लड। गैलन में कितना होता है बताओ? ब्लड गैलन में? अरे गैलन इकाई होती है ना, बैरल गैलन में, बैरल गैलन इकाई नहीं होती क्या? गैलन GA से डिनोट करते हैं। एक गैलन, एक GA बराबर होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4.542 लीटर। ये गैलन इकाई है। क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। 1 गैलन इक्वल टू किसके? गैरलर, बेलन, लीटर, ml पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पिंटर, ऑन्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? क्लियर है? तो 1 गैलन वगैरह, तो 1 पिंट बराबर 480 ml या 500 ml भी बोल सकते हैं। कहता है ना 2 पॉइंट बोतल, पिंट। 2 पॉइंट बोतल का मतलब होता है पिंट। समझ रहे मेरी बात? चले आगे। तो 1 गैलन, चले आगे। तो 1 गैलन इक्वल 4.542 लीटर क्या है आपका? 1 गैलन के इक्वल होता है। तो ब्लड कितना होता है गैलन में निकालें? तो एक अडल्ट मेल में होता है बेटा 1.5 गैलन, और फीमेल में होता है लगभग 1.2 गैलन ब्लड होता है। गैलन में अगर पूछे तो 1.5 गैलन का मतलब 4 और 6, 6.5 लीटर होता है कि नहीं होता है अडल्ट मेल में, और फीमेल में 5 लीटर होता है, तो 1.25 गैलन के आसपास होता है, 1.2 गैलन। तो जो ब्लड है वो ब्लड कितना होता है? 5 लीटर। तो बताओ सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड। और ये ब्लड है वो वसल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए इंट्रावेस्कुलर भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये इंट्रासेलुलर और ये इंट्रावेस्कुलर है। वेस्कुलर का मतलब जो ब्लड वसल्स में पाया जाए, चाहे वेन हो चाहे आर्टरी हो, और उसमें से भी ये सबसे ज्यादा किस में रहता है? वेन में। रिजर्वायर ऑफ ब्लड कौन होती है? वेन। 70% ब्लड कहाँ रहता है? 5 लीटर का 70% हमेशा किस में रहता है? वेन में।
आर्टरी में तो प्रेशर से बहता रहता है, सबसे ज्यादा ब्लड कहां पड़ा रहता है? वेन में। समझ मेरी बात? अबे बेजम दूसरी बात है। अब बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर है, अब सेल के बाहर चाहे ब्लड सेल के बाहर ही है, और ब्लड इज एक्स्ट्रा सेलुलर बट इंट्रावेस्कुलर, क्योंकि ब्लड वेसल्स के बीच में पाया जाता है। अब दूसरी बेजम बात क्लियर है, ब्लड 5 लीटर होता है आपका, क्लियर है। फिर और बताओ एक्स्ट्रा वेस्कुलर के अंदर एक और चीज है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? थर्ड स्पेस। याद आ रहा है क्या रे? अबे कमबख्त, तो ये सेल है, सुनना, सेल के अंदर फ्लूइड तो कैसा होता है? आईसीएफ, लेकिन ये बहुत सारी सेल है, इनके बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस का, थर्ड स्पेस बोलते हैं उसको। और जब फ्लूइड या तो ब्लड से या कहां से, सेल से निकलकर इस थर्ड स्पेस में शिफ्ट होता है, तभी ओडिमा होता है। तभी क्या होता है? ओडिमा होता है। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, 1 गैलन 4.5, ये थोड़ा यात्रा जाना कड़ा, इंटरस्टिशियल स्पेस, थर्ड स्पेस। चले आगे, ब्लड हो गया, और बताओ कौन होता है? अरे सीएसएफ होता है ना कमबख्त, तो सीएसएफ कितना होता है? 120 ml फिक्स है? अरे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेल से बाहर है, तो सीएसएफ भी तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। और बताओ एको ह्यूमर आंख में कितना होता है? ये तो बेचारा नाम आता है 0.13 ml, यानी 0.1 ml से भी कम। और बताओ विट्रस ह्यूमर नहीं है। और बताओ साइनोवियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और बताओ यही है। सलाइवा इसमें क्या आएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर आएगा, वो तो बिल्कुल ही बाहर ही है। फिर तो तुम गैस्ट्रिक जूस को भी शामिल कर लो, वो जूस है, फ्लूइड नहीं है। और बताओ यही है मेन आपका सेमी सर्कुलर कैनाल में भी फ्लूइड पाया जाता है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। अरे होते नहीं होते बावड़ो? सेमी सर्कुलर, एंडोलिम्फ और सब पढ़ाऊंगा आगे आगे, मैं तो केवल आपको अभी तो तुम लुए और लुए होते हैं ना, कोई डाउट है? एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, सीएसएफ, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड पाए जाने वाले, ब्लड, ये सब कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। ब्लड इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा, कंफ्यूज हो, इंट्रावेस्कुलर मतलब ये इंट्रा सेलुलर नहीं है तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन किस में पाया जाता है? ब्लड वेसल्स में। अब याद रहेगा, छोटी छोटी बातें और समझ। तो ये हो गया फ्लूइड और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार क्वेश्चन आया था कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता, तो 28 लीटर, एक्स्ट्रा सेलुलर कितना होता है? 14 लीटर। फिर उसमें से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। बोलो राजाओं, ये बात हो गई किसके बारे में? अरे किसके बारे में? किसके बारे में? बॉडी फ्लूइड के बारे में। आगे बढ़े, नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अब अपन ब्लड को सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं। ब्लड आइसोटोनिक फ्लूइड था, इसको समझने के लिए अपन को 2 दिन खराब कर दिए, लेकिन ये खराब नहीं हुए, आगे बहुत काम आएंगे आपके। आगे बढ़े, नेक्स्ट अपन स्टेप में बात करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे स्टेप में वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या चीज? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अपन ने कहा था कि ब्लड कैसा टिश्यू है? वेस्कुलर। एक बार यहां तक देखो, फिर आगे बढ़ते अपन दिमाग से। चले आगे, नेक्स्ट बात करते बेटा अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिएगा, ब्लड इज ए वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास में कंपोजिशन की बात करें ब्लड को, तो ब्लड के 2 कंपोनेंट अपन यहां पे मेनली पढ़ेंगे भाई। देखिएगा, ब्लड जो होता है बेटा, टोटल 5 से 6 लीटर ब्लड है आपकी बॉडी में, ये लो 5 से 6 लीटर। पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, 2 कंपोजिशन होते हैं इसके। पहला प्लाज्मा, पहला वाला हिस्सा कौन है? प्लाज्मा। और दूसरे वाला पार्ट क्या है? ब्लड सेल। कौन सी सेल्स? और बताओ ब्लड सेल बॉडी में बनती कि नहीं बनती रहे? और जो चीज बॉडी में बनती है उनको क्या बोलते हैं? फॉर्म।
तो इनको फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एग्जाम में एक बार फॉर्म एलिमेंट पूछ गया, कोई भी आंसर नहीं दे पाया। दूसरा नाम भी याद होना जरूरी है। को डाउट है प्लाज्मा, एंड दूसरा क्या, दूसरा नाम भी होना जरूरी है जीवन में। को डाउट है फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा। क्लियर है, आ रही बात में प्लाज्मा। चले आगे। कई बार हो जाता है ऐसे। क्लियर, पति ने पत्नी की तारीफ करते हुए बोला, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, तुम मेनका की तरह दिखती हो, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। तो पत्नी बार बार कह रही है, छोड़ो ना, तेरी हंसी बहुत प्यारी है, तू बहुत खूबसूरत है, खाना बहुत अच्छी बनाती है। तो पत्नी शर्माते हुए बोली, छोड़ो भी अब। तो पति बोला, कब से लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, और कितनी छोड़ू। तो ऐसा हो जाता है प्लाज्मा। और दूसरा क्या, ब्लड सेल, फॉर्म एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट। क्लियर है, प्लाज्मा के आपका जो टोटल ब्लड होता है उसका कितना परसेंट होता है, 55%। कितना परसेंट, और ये ब्लड सेल कितनी होती है, 45%, यानी ऑलमोस्ट आधे आधे, पर थोड़ा प्लाज्मा ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के भी दो पार्ट है भाई, एक तो होता है वाटर, और ये वाटर जो होता है वो 91 to 92% होता है। किसका, टोटल ब्लड का नहीं, प्लाज्मा। यानी मैं मानूं ये 55% और ये 90% है, तो टोटल ब्लड का 50% है कि नहीं है, नहीं समझे क्या। टोटल ब्लड है 5 लीटर, उसमें से 55% यानी 3 लीटर क्या है, प्लाज्मा। उस 3 का 90% यानी 2.5 लीटर कौन है, वाटर। इसलिए आधा पानी और आधा क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सोडियम, पोटेशियम, प्लाज्मा प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, वेस्ट, ग्लूकोज, विटामिन, विटामिन सब है। कोई डाउट है, सब किस में है, वो ब्लड में। तो आधा पानी और आधा क्या है, अदर एलिमेंट है। इसलिए ब्लड में, ब्लड अगर 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट है, तो वाटर कितना उसमें, 40 ml पर, यानी 50%। जबकि बॉडी में कितना होता है, 60%। बॉडी अलग चीज और ब्लड है। अब एक भेजम घुस रही है बात, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। तो पानी, तो पानी तेरा रंग कैसा, पानी को तो क्या पढ़ेंगे अपन, कोई डाउट है। दूसरा क्या है, वाटर। अरे क्या है, वाटर। वाटर के बाद दूसरा पार्ट है सॉलिड। क्या चीज, और बीच में आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, क्या, गैसेस। गैसेस होती है 1%, ब्लड में ड्रेन होती है सारी की सारी, ब्लड में बहती है गैसेस। गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होती है बेटा कौन सी, नाइट्रोजन, N2। अरे कौन सी, N2। अब इसको यहां देख लेते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो होती है इन्वायरमेंट में कितनी होती है, 70%। तो आप इन्वायरमेंट से लेते हैं नाइट्रोजन, तो इनहेल करते हैं, इनहेल नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। हरी बात में। और जब ये ब्लड में घूम घुमा के वापस बॉडी से बाहर निकलती तो कितनी होती है, 74%। ये थोड़ा ध्यान रखना, 3-4% अंदर ही रह जाती है, और आगे जाके अमाइनो एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, कुछ और भी बहुत सारे काम करती है। तो इनहेल नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितनी है, तो तुम इन्वायरमेंट से लेते हो ऑक्सीजन और छोड़ते कितनी हो, 74%। ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है किसमें, ब्लड में, इन्वायरमेंट में भी और आपकी ब्लड में भी। फिर दूसरे नंबर पे कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनहेल कितनी करते हैं, जितनी इन्वायरमेंट में होगी उतनी, 20%, सॉरी 21%। अरे कितना परसेंट, और छोड़ते कितने। आपको बताया कि बॉडी आपकी ऑक्सीजन ग्रहण करती है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्शन करती है इस ऑक्सीजन की तरह। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एरोबिक एक्टिविटीज होती है बॉडी में। छोड़ती कितनी आपका, 16%, यानी 5% ऑक्सीजन अंदर बॉडी में काम आ जाती है हर सांस के दौरान। कोई डाउट है, गैसेस। फिर कौन है, CO2। CO2 इनहेल कितनी करते हैं, इन्वायरमेंट में 0.04% है, 0.4 नहीं है, 0.04%। वापस अब छोड़ोगे कितने, 4%। क्योंकि बॉडी का आपने पता ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2। वो CO2 यहीं से निकलता है, एक्सेल CO2 के फॉर्म में। तो लेते कितनी CO2, 0.04%, और छोड़ते कितने, थोड़ा बहुत क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कोई डाउट है। हीलियम हल्की गैस होती है। हीलियम किसमें यूज होती है,
एक तो क्रायो इंजन में यूज ली जाती है हीलियम, किसके तौर पे? ईंधन के तौर पे, विमानों का ईंधन बनाया जाता है। और किसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर में। ये नीचे की तरफ थोड़ी हैवी होती है तो नीचे की तरफ होती है ताकि ऑक्सीजन क्या रहे? ऊपर, ताकि ऑक्सीजन पूरी खाली हो जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज करते हैं। तो सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है? O2 सिलेंडर का होता है 2200 LB पर इंच स्क्वायर। क्लियर? और इसको खोलते कैसे? एंटी क्लॉक वाइज। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर। और इसमें गैस कौन सी होती है? हीलियम। ब्लैक गर्दन या व्हाइट गर्दन, ब्लैक बॉडी। बॉडी कैसी? ब्लैक। गर्दन कैसी होती है? व्हाइट। हीलियम, हीलियम गैस का ये हो गई गैसेस। 1% होती है आपके ब्लड में। 78 नाइट्रोजन छोड़ते कितनी? 74। ऑक्सीजन 21 छोड़ते कितनी है? 16। CO2 0.04%। एक्सेल कितनी करते हैं? 4%। थोड़ी बहुत हीलियम होती है। और भी बहुत सारी गैसेस होती है। कोई डाउट है? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। बहुत सारी चीजें उड़ाते हो ना आप, कि जिंदगी में ख्वाहिश थी पायलट बनने की, अफवाह के अलावा जीवन में कुछ नहीं उड़ा पा रहा हूं, तो ये जीवन है। आरिबास में नेक्स्ट देखिएगा। तो वाटर हो गया, गैसेस। फिर तीसरी चीज क्या है? सॉलिड। किसमें पढ़ रहा है अपन? प्लाज्मा में। अरे किसमें पढ़ रहे हैं? कमबख्तों। अब सॉलिड के अंदर भी बेटा ये दो तरह के होते हैं। ये भी रूस गया, ये भी दो तरह का। एक कौन? इनऑर्गेनिक, और दूसरा ऑर्गेनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। और ये टोटल कितना होता है? जैसे 92 हो गया, 93 ये हो गया 7 से 8%। 55 का 7 से 8, टोटल ब्लड का नहीं, प्लाज्मा का 7 से 8%। अबे समझे? अब इनऑर्गेनिक और कौन है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेन जो किससे बन गए बावड़ों? अबे किससे? कार्बन से बनते हैं। कार्बन से कौन बनता है? ग्लूकोज। कौन बनता है? बताओ। ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको अपन सीरम ग्लूकोज लेवल है, वो ब्लड में तो होता है। कितना होता है? फास्टिंग 70 to 110 मिलीग्राम पर डे। आप पढ़ते हो ना, ये जो लैब रिपोर्ट आती है वो इसी की तो रिपोर्ट है। तुम सैंपल कहां से लेते हो? ब्लड से। इंट्रासेलुलर थोड़ी लेते हो। कहां से लेते हो? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इंट्रावेस्कुलर ब्लड से लेते हो, और सैंपल ब्लड से तो लेते हो। सेल में कहां से लोगे सैंपल? नहीं ले पाओगे ना। तो जो ब्लड में लेवल होता है वो सीरम लेवल इसी को बोलते हैं, जो प्लाज्मा का लेवल है। इसलिए तो कई बार देखो सीरम प्लाज्मा लेवल लिखा था ना रिपोर्ट में। सीरम प्लाज्मा लेवल ग्लूकोज का कितना होता है फास्टिंग में? 70 से 110। और पोस्ट पैंडल 200 मिलीग्राम पर डीएल से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये फास्टिंग है। अरे बोलो राजाओं। ग्लूकोज के बाद आ जाओ आप, क्या? अमाइनो एसिड। कितना? 200 से 800 मिलीग्राम पर डीएल अमाइनो एसिड। अब इसके अंदर अमाइनो एसिड 3 तरह के होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। सब कुछ ब्लड में होंगे। आर्जिनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, हेटिडिन, सब कुछ जितने भी अमाइनो एसिड है 20, जिसमें से नॉन इसेंशियल, एक सेमी इसेंशियल आर्जिनिन या एस्टिडिन, और बाकी 10 कितने होते हैं? नॉन इसेंशियल। हमारी बात में क्लियर है? फेनिलैलनिन सब कुछ इसी में आते हैं। चले आगे तो अमाइनो एसिड हो गए टोटल सारे मिला के 200 से 800। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन अलग चीज है। हालांकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन अलग चीज है और अमाइनो एसिड अलग चीज। अबे समझे? अरे नहीं समझे क्या? आर कैंसर, आर ट्यूमर, बट आर ट्यूमर आर नॉट कैंसर। नहीं समझे? नहीं समझे? नेक्स्ट देखिएगा। वो एक ही बात होगी, ऑल माई गर्लफ्रेंड आर वफादार, बट ऑल वफादार गर्ल्स आर नॉट माई गर्लफ्रेंड। नहीं समझे? कोई बात नहीं, शाम को समझ में आएगा। तो ग्लूकोज हमारे 200 से 800। लड़कों में खुशी का माहौल रहता है जब तक मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि बेचारे शोषित समाज है, पीड़ित समाज है। लड़के क्या होते हैं? पीड़ित समाज। और मैं इनका बाबा रामदेव हूँ, अखिल भारतीय पुरुष बचाओ समिति का सदस्य हूँ मैं। हमारी बात है, बेचारे होते रहे। तो अमाइनो एसिड 200 से 800, इनका तो बचपन से शोषण होता है। हमारी बात में जैसे घर में लड़का और लड़की है, बहन भाई है, लड़का पैसे मांगे, पापा 50 रुपये दे दो, 50 सवाल करेंगे उससे। हमारी बात में। और बेटी 50 रुपये मांगते, कितना? सीधा 500 का नोट मिलता है। हमारी बात में होता है कि नहीं होता है? ना तो शोषित समाज है इनका, थोड़ा अभी तो खुश रहने देगा।
और ऊपर से 80-20 और लगा दिया। और एएनएम के एग्जाम में तो 100% आरक्षण है तुमको। अरे बात तो कुछ तो जीने दो बेचारा। तो अमाइनो एसिड 200 से 800 मिलीग्राम पर डीएल होता है। कोई डाउट है? चले आगे। ग्लूकोज कितना? 70 से 110। और बताओ। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सीरम फैटी एसिड लेवल। सीरम फैटी एसिड मतलब 400 से 800 मिलीग्राम पर डीएल। फैट किससे बनती है? कार्बन से, इसलिए ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट आओ कौन सा? फैटी एसिड। अब इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें इसके अंदर फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 150 टू 199 मिलीग्राम पर डीएल। सीरम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक ही वर्ड में पूछा तो 150 होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल 230 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा तो कार्डियक रिस्क है। कौन सी रिस्क है? ग्रेटर देन 230 मिलीग्राम पर डीएल है तो कैसी रिस्क है मेरे प्यारे बाल को? कार्डियक रिस्क रहती है। छोटी छोटी बातें और ये क्वेश्चन आ चुका नोट सेट कि विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीज। ऑप्शन में था सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 180 मिलीग्राम पर डीएल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 230 मिलीग्राम, पेशेंट इज टेकिंग एस्प्रिन, पेशेंट इज टेकिंग हाई प्रोटीन डाइट। 4 ऑप्शन थे। तो प्रोटीन लेना, कैल्शियम लेना, ये कोई बुरी बात है क्या? तो सही बात है। कौन ज्यादा है? कोलेस्ट्रॉल कितने ज्यादा है? 230। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा आपका? तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है आपकी बॉडी? लीवर। तुम जो घी खाते हो ना, घी, उसको कोलेस्ट्रॉल में, आप कोलेस्ट्रॉल थोड़ी खाते हो, आप क्या खाते हो? घी। घी इज अ ट्राइग्लिसराइड, उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर। अब समझ गए? कोई डाउट है? आप डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल इंटेक नहीं करते हो। जैसे खाद्य पदार्थ आते हैं रेडीमेड फूड, उसकी बात अलग है। बाकी घी लेते हो, नेचुरल आप फैट लेते हो, तो वो ट्राइग्लिसराइड होती है, फिर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में बदलती है। एंड द प्रीकर्सर ऑफ वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब किससे बनते रहे? कोलेस्ट्रॉल से। ये बहुत काम की चीज, स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए, चले आगे। नेक्स्ट, सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल। ट्राइग्लिसराइड भी तो होता है ना, 200 से कम होना चाहिए। और बताओ, सीरम यूरिया लेवल। यूरिया भी कार्बन से बना हुआ होता है। NH2 C डबल बॉन्ड NH2 फॉर्मूला पढ़ा नहीं पड़ा अपन ने? सीरम यूरिया लेवल कितना होता रहा? 8 to 25 मिलीग्राम पर डीएल। ये यूरिया भी तो ब्लड में ही है, ये वेस्ट प्रोडक्ट, पर है तो ब्लड में। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 8 से 25। कई बुक में 10 से 40 भी नॉर्मल माना जाएगा। कोई डाउट है? किडनी फेलियर में यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सीरम यूरिक एसिड लेवल, सारे लेवल यही लिखा देता हूं, कितना? 2.5 से 8 मिलीग्राम पर डीएल यूरिक एसिड लेवल। एंड सीरम यूरिक एसिड लेवल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, दोबारा नहीं बताऊंगा। एज अ बायोलॉजिकल मार्कर इन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री एक्लेम्सिया। 20 वीक के बाद बीपी बढ़ जाए, ओडिमा हो, प्रोटीनूरिया हो, बीपी 140/90 से क्या रहे? ज्यादा रहे, इज अ प्री एक्लेम्सिया इन केस ऑफ स्पेशली इन प्रेगनेंसी इन एन प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमन, दिस इज नोन एज प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया का बायोलॉजिकल मार्कर क्या होता है? सीरम यूरिक एसिड। अगर सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है प्रीक्लेम्सिया का, इसका मतलब प्रीक्लेम्सिया है, बायोलॉजिकल मार्कर है। ये 4 बार एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीरम यूरिक एसिड। आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। नॉर्मल लेवल होता है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। ग्रेटर देन 3 मिलीग्राम पर डीएल इंडिकेट CKD एंड दिस इज द एग्जैक्ट मार्कर ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी काम करेगी नहीं करेगी, उसका एग्जैक्ट मार्कर कौन होता है? सीरम क्रेटिनिन। को डाउट है? अरे बोलो राजाओं, छोटी छोटी बातें और मतलब किडनी के फंक्शन। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि किडनी क्रेटिनिन को बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं करती है।
इनुलिन, क्रेटिनिन को, इनको। अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा है इसका मतलब किडनी डैमेज है, क्रेटिनिन को बाहर नहीं निकाल पा रही, मतलब किडनी इंडिकेशन का इंडिकेशन है। सीकेडी के केस में कंफर्म डायग्नोसिस किससे करता है? सीरम क्रेटिनिन। नॉर्मल लेवल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। सेम ऐसे बिलिरुबिन इतना ही होता है। अरे सीरम बिलिरुबिन अडल्ट में कितना होना था? याद रहेगा, सेम 1.5 तक नॉर्मल है। ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर डीएल क्या कहलाता है? जॉन्डिस कहलाता है। जबकि बच्चों में 5 से ऊपर जॉन्डिस कहलाता है। समझ रहे आप मेरी बात? वो अलग चीज, अपन यहाँ पे अडल्ट की बात करते हैं। सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना है? सेम सीरम क्रेटिनिन के इक्वल होता है। लंबे समय तक क्रेटिनिन 3 मिलीग्राम पर डीएल है तो किसका इंडिकेशन है? क्रोनिक किडनी डिजीज का या क्रोनिक किडनी फेलियर का। अरे कोई डाउट है? सीआरएफ का इंडिकेशन है वो। बिलिरुबिन हो गया। ये सब ब्लड में है ना? क्या पढ़ रहे हो आप? कंपोजिशन। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अपन पढ़ रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड। सॉलिड में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक जो कार्बन से बने। और ये सब बने हुए कहाँ पढ़े? यहीं से तो सैंपल लेके भेजते हो तुम। अरे समझ रहे हो? को डाउट है तो सीरम बिलिरुबिन लेवल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल, ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर डीएल इज नोन एज जॉन्डिस। और बताओ, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन हो गया। और सीरम अमोनिया लेवल, बिल्कुल अमोनिया भी ब्लड में पाई जाता है 10 से 80 माइक्रोग्राम पर एमएल। यही है का डीएल है? डीएल है, माइक्रोग्राम पर डीएल। कई जगह 35 से 65 भी लिखा हुआ है, कई जगह 50 से 65 लिखा हुआ है। एवरेज 10 से 80 माइक्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स वैल्यू। अरे कोई डाउट है? ये अमोनिया, ये ब्लड में ही तो सब चीजें, तो ब्लड में पढ़ना पड़ेगा ना आपको यार, फिर बाद में याद नहीं करना पड़ेगा अपना। फिर आओ, विटामिन भी इसी में आते हैं ना रे, है? विटामिन B9 कितना होता है? और इसको बोलेंगे सीरम विटामिन। कितना? 1.8 से 9.2 नैनोग्राम पर एमएल में, एनजी पर एमएल, नैनोग्राम पर एमएल। 1.8 से 2. और देखो विटामिन B9 का टेस्ट होता है कि नहीं होता है? इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि B9 आयरन को भी एब्जॉर्ब कराता है, रीएब्जॉर्ब कराता है। आगे पढ़ेंगे पर एब्जॉर्ब कराता है। तो ये सब सीरम लेवल देखते नहीं देखे? तो सीरम B9 लेवल, विटामिन B9 लेवल, फोलिक एसिड का लेवल कितना होता है? सीरम विटामिन B12 लेवल, साइनोकोबालेमिन, B12 को क्या बोलते हैं? 200 से 900 पिक्रोग्राम पर एमएल, पीजी, पिक्रोग्राम। कोई डाउट है? विटामिन डी बताओ। विटामिन डी भी तो कार्बनिक है। सीरम विटामिन डी कितना? 30 से लेके 90 नैनोग्राम पर डीएल होगा। हाँ, ये डीएल होता है। 30 से 90 नैनोग्राम पर डीएल। 30 से कम इनसफिशिएंट कहलाता है। और आप टेस्ट करा लो, 90% लोगों में विटामिन डी कमी मिलेगा। हड्डियां दुखती है उनके सब में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। और जोधपुर में सबसे ज्यादा, सूरज चमकता है, जोधपुर में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी होती है। मेरे खुद में ही आरीपास में। कोई डाउट है कि ना जाने मोबाइल में क्या ऐसा विटामिन है कि एक दिन ना चलाऊं तो कमजोरी सी महसूस होती है? नहीं होता क्या? क्लियर है? तो 30 से 90, कोई डाउट? 30 से 90 नैनोग्राम। क्लियर है? चले आगे। आगे बताओ। कई बार वो कहते हैं जो अनसक्सेस होता है आदमी, हे भगवान मेरे अंदर क्या कमी थी? तो मैं तो उनको कहा कमी तो कुछ नहीं, क्या पता बचपन में दूध बराबर नहीं पिया तो विटामिन D2 की कमी हो जाए, वो बात अलग है। बाकी कमी कुछ नहीं है, तुम्हारे में कमी कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। विटामिन की कमी होगी तो उसको अपन कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है? 30 से 90 नैनोग्राम। 30 से कम क्या कहलाता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी कहलाती है। जिससे आगे जाके रिकेट्स है ना, इसको 30 से 90 करो, चेंज कर लो रे समय के साथ। 30 से कम इनसफिशिएंट होता है। आजकल नए डाटा आते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। अब ये मत सोच लेना कि सर को इतना याद है मुझे आती याद हो जाए। महीना 15 दिन लग सकते हैं, धीरे धीरे याद करें। सर को 10 साल हो गए पढ़ाते और पढ़ते हुए, आपको 10 दिन में याद हो जाएंगे, आप कोशिश करोगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इतना कैसे याद करोगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बताओ ये सब सीरम लेवल या ब्लड प्लाज्मा लेवल है कि नहीं है? इसलिए तुम लिखते हो यहाँ पे। और बताओ, और कुछ बच गया क्या? सारे हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ब्लड में ही तो होता है। ये भी तो कार्बन से बना हुआ है।
टीएसएच का नॉर्मल लेवल 0.3 से 5.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। फिर थायराइड हार्मोन T3 कितना 80 से 230 नैनोग्राम पर डीएल। 30 कर लो उसको। FT4 फ्री T4 0 लगा लो, 0.8 से लेके 2.4 Ng पर डीएल। एक होता है T4 थायरोक्सिन, ये कितना होता है T4 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डीएल। ये सब ब्लड में होता है यार। सीरम टेस्टोस्टेरोन बताओ। अबे टेस्टोस्टेरोन भी तो ह्यूमन हार्मोन है, ये भी तो सब क्या है? अबे कमबख्त, तो ये भी तो सब प्लाज्मा का पार्ट है, सॉलिड का, ऑर्गेनिक का। कार्बन से टेस्टोस्टेरोन कितना होता है? नैनोग्राम पर ml। ml करो उसको, सही देखो यार एक बार, ml पक्का। चलो डीएल कर लो, डेसीलीटर। 230 से 900 नैनोग्राम पर डीएल सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल। आगे बढ़ो, तो पेट में आ गया ना, इसमें लिखा रखा है क्या? एलडीएल एसडीएल वो अपन और चलो लिख लो आप चाहो तो। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये लेस देन 130 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों बोलते हैं आगे पढ़ेंगे अपन। गुड कोलेस्ट्रॉल एसडीएल इसका नॉर्मल लेवल होता है कितना 40 से 70 मिलीग्राम पर डीएल एसडीएल। एक होता है काइलोमाइक्रोन, ये होना चाहिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल, 200 से कम। तुम बताओ मुझे सीरम एस्ट्रोजन लेवल कितना होता है? वह कमबख्त मेल में होता हो तो चलो मेल में बता दो। 35 से 50 यूनिट बताओ इसकी, पिकोग्राम पर ml। और फीमेल में बेटा 50 से 500 तक हो सकता है, 35 से 500 पिकोग्राम पर ml। प्रोजेस्टेरोन कितना होता है? सीरम प्रोजेस्टेरोन भाई कमबख्त, तो 5 से 20 नहीं होता, इतना नहीं होता। देखो आराम से, फीमेल में सीरम प्रोजेस्टेरोन चेक करो, याद हो जाएगा। आगे बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। 2 नैनोग्राम पर डीएल कुछ ऐसे होता है, 2 Ng नैनोग्राम में। मेल में 1 से कम होता है, फीमेल में बताओ। हालांकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। पर डीएल कुछ ऐसे होता है, और मेल में होता है ये। अच्छा, ये मिनोपोज के समय, यस यस 5 से 10 आएगा इसमें, सही कह रहे हो आप। 5 से 10 नैनोग्राम है ना, Ng पर डीएल ml, नैनोग्राम ml है। और मेल में इसका लेवल हाँ 0.9 नैनोग्राम पर होना, यानी 1 से कम होना चाहिए। ये प्रोजेस्टेरोन लेवल हो गया। और कुछ बच गया है? यही ज्यादा हो गया कि बच कहां गया? यहां तक को डाउट है? LH FSH वो सब आगे पढ़ेंगे अपन। नॉर्मल होता है 30 से 35 होता है वो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। LH और FSH दोनों ऑलमोस्ट एवरेज रेंज में रहते हैं। अरे बोलो भाई, चले आगे, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा, तो सीरम प्रोजेस्टेरोन हो गया कितना? फीमेल में 5 से 10 नैनोग्राम पर ml, मेल में 0.9 से नैनोग्राम पर ml, यानी 1 से कम होना चाहिए। सीरम एस्ट्रोजन 35 से 50 पिकोग्राम पर ml मेल में, और फीमेल में 50 से 500 पिकोग्राम। कालोमाइक्रोन 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम। एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से 70, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल 130 से कम। सीरम टेस्टोस्टेरोन 230 से 900 नैनोग्राम पर डीएल। T3 80 से 230 नैनोग्राम पर डीएल। FT4 0.8 से 2.4 नैनोग्राम पर डीएल। और T4 5 से 12 नैनोग्राम पर डीएल तक होता है।
इसके अलावा विटामिन डी 30 से 90 नैनोग्राम पर डीएल होगा। सीरम B12 लेवल 200 से 900 पिकोग्राम पर ml होगा। विटामिन B9 फोलिक एसिड 1.8 से 9.2 माइक्रोग्राम क्या होगा, सॉरी नैनोग्राम पर डीएल। सीरम बिलिरुबिन लेवल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम। सेम एज क्या होता है, क्रेटिनिन होता है। यूरिक एसिड 2.5 से 8, यूरिया 8 से 25 मिलीग्राम पर डीएल होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया कौन से, ऑर्गेनिक। अब बचे कौन से, इनऑर्गेनिक, जो किससे बने हुए, अबे कमबख्त तो किससे, अकार्बनिक पदार्थ। किससे बने हुए हैं, जो कार्बन से नहीं बने। उसमें कौन है, देखो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम। अरे ब्लड सोडियम लेवल 135 से लेके 145 मिलीकुलेंट पर लीटर, MEQ पर लीटर है, मिलीग्राम मिलीग्राम नहीं है, मिलीकुलेंट पर लीटर है। कोई डाउट है, एक ही वर्ड में मुझे तो 140। पोटेशियम 3.5 से 5 मिलीकुलेंट पर लीटर। क्लोराइड 97 से 107 मिलीकुलेंट पर लीटर। एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, मैं एनक्लेक्स की वैल्यू पढ़ा रहा हूं। और बताओ, बाइकार्बोनेट मिलीकुलेंट वाले पहले लिख लो, 22 से 27 मिलीकुलेंट पर लीटर होना चाहिए बाइकार्बोनेट ब्लड में। समझ में आगे, फिर आओ मिलीग्राम वाले। कैल्शियम, कैल्शियम 8.6 से 10 मिलीग्राम पर डीएल। ये मिलीकुलेंट में थे, ये मिलीग्राम में। कैल्शियम के बाद आ जाओ कौन, फोस्फोरस 2.6 से 4.7 मिलीग्राम पर डीएल। मैग्नीशियम 1.6 से 2.6 मिलीग्राम पर डीएल। देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग हो सकती है, मैं एनक्लेक्स की वैल्यू पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये सब कौन से ऑर्गेनिक ब्लड प्लाज्मा लेवल है, जिनको सीरम सोडियम लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल, यही तो होता है लैब में, तुम डिटेल तो यही तो आती है रिपोर्ट। ये सब सीरम लेवल है। कौन सा लेवल, सीरम लेवल बोलते हो या क्या बोलते हैं इनको, ब्लड प्लाज्मा लेवल, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में होते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड के अंदर। फिर आओ आयरन, मेल में 65 से 175 माइक्रोग्राम पर डीएल, और फीमेल में 50 से 150 माइक्रोग्राम पर डीएल तक होना ही चाहिए। आयरन के बाद आ जाओ क्या, जिंक 40 से 80 नैनोग्राम, ना माइक्रोग्राम पर ml डीएल, सॉरी जिंक डीएल में होगा, सीरम जिंक लेवल। और क्या बचा, आयोडीन 42 से 40 से 42, या लिख लो आप 40 से 92 क्या है, नैनोग्राम पर ml है, सही। अरे कंफर्म करो, डीएल आयोडीन 40 से 92 नैनोग्राम पर डीएल हो। इससे कम हुआ तो आयोडीन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं, सॉरी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हाइपोथायरायडिज्म वगैरह हो सकते हैं, ड्वार्फिज्म हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकते हैं। तो बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लड में कौन सी चीज होती है, दो भाग, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा में वो चीजें जो क्या, जो पानी है, और दूसरा क्या है, गैस है, और तीसरी क्या है, सॉलिड है। अब गैस गैस है, पानी पानी है, मेन कौन है, सॉलिड। सॉलिड में दो तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सॉलिड में एक चीज तुम बेवकूफा लिखना भूल गए हो, ऑर्गेनिक के अंदर एक चीज और ऐड करो बेवकूफो, क्या, अबे बेवकूफो, मेन सॉलिड के अंदर ऑर्गेनिक में कौन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, उसको तो भूल ही गए बेवकूफो तुम। अबे प्लाज्मा में सॉलिड कितना होता है, 7 से 8%, उसका अकेला 7% कौन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन का नॉर्मल लेवल होता है कितना, ग्राम पर डीएल, मिलीग्राम नहीं है। फिर ये 3 तरह का होता है, एक कौन सा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और तीसरा फिब्रिनोजन। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा कौन होता है, 8 का 7 अकेला कौन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। फिर उसके बाद ये आपका यूरिया, यूरिक एसिड, और फिर इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम और मिनरल्स आते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह। तो प्लाज्मा प्रोटीन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉलिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। और प्लाज्मा में है क्या, पानी है,
पानी के बाद सबसे ज्यादा चीज कौन सी होती है? प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका नॉर्मल लेवल 7.3 ग्राम पर डीएल, एवरेज रेंज है 6.4 से 8 ग्राम। एक ही वर्ड में पूछे तो 7.3 ग्राम पर डीएल, यानी 100 ml ब्लड में 7.3 ग्राम अकेला क्या होता है? प्रोटीन होता है। अरे अब बोलो मेरे राजाओं, आगे बढ़ जाएं। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था अपन ने? ब्लड सेल। दूसरा पार्ट क्या है? ब्लड सेल्स। और ये बॉडी में बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? अब ब्लड सेल्स तीन तरह की, पहली कौन सी होती है? आरबीसी। ये लेड कलर की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्लियर है? रेड इन कलर। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आरबीसी 2 दिन 3 दिन पढ़ाऊंगा कंटिन्यू। रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन सा? हीमोग्लोबिन। काउंटिंग बताइए इसकी, बताओ नॉन न्यूक्लिएटेड होती कि नहीं होती है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। और लाइफ स्पान कितनी होती है? और उसका सीधा कारण है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए लाइफ स्पान फिक्स होती है। नेक्स्ट, आरबीसी के नंबर की अगर बात करें अपन, है आपका आरबीसी होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, या माइक्रोलीटर भी बोल सकते हैं। क्यूबिक एमएम को क्या बोलते हैं? माइक्रोलीटर। बताओ मिलियन पर क्यूबिक एमएम का मतलब क्या होता है? 1 ml ब्लड में आरबीसी होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी कितनी होती है? 5 अरब। और होल ब्लड में आरबीसी होती है, देखना गिन भी नहीं सकते आप, 1 × 10⁻12 आरबीसी, यानी 1 के पीछे 12 जीरो लगा दो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। और एक नील आरबीसी होती है। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अरे मिलीनियर वगैरह होते हैं ना, ट्रिलियनियर, मिलीनियर, वो। चले आगे तो 1 ml ब्लड आरबीसी 5 अरब। होल आरबीसी 1 × 10⁻12 आरबीसी। अरे बोलो भाई, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। चलो तो 1 ml ब्लड में आरबीसी कितनी होती है? 5 अरब। अब ये मिलियन पर क्यूबिक एमएम। क्यूबिक एमएम इज द यूनिट ऑफ एरिया। अबे क्यूबिक एमएम किसकी यूनिट होती है? क्षेत्रफल की। अब ये कह रहा है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके क्यूबिक एमएम यानी इतने से एरिया में कितनी आरबीसी है? 4.5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? सुन लेना बेटा, 10 लाख। एक तो होता है 1K का मतलब 1000, और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो 4.5 से 5.5 मिलियन का मतलब 45 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम या माइक्रोलीटर। यानी ये ब्लड वेसल्स है, इसके इतनी सी जगह में इतनी आरबीसी है। 1 ml में तो कितनी होती है? 5 अरब। और पूरे ब्लड में कितनी? 1 × 10⁻12 आरबीसी होती है, और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल यही होती है। और अब ब्लड सेल कितनी होती है? 45%। उसमें से 43 अकेली कौन होती है? हाँ, माता बची नहीं करना है। दूसरे नंबर पे होती है कौन? अबे नंबर के आधार पे प्लेटलेट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, यानी को अपन क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोट्स। को डाउट है? प्लेटलेट्स इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, डिटेल में अलग पढ़ेंगे अब। मेगा कैरियोट्स क्या चीज? मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट जो आरबीसी है, ये भी कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड। सॉरी, प्लेटलेट्स भी कैसी होती है? यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लाइफ स्पान जो होता है ना, सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका 8 से 12 डेज होती है। और इनकी जो हाफ लाइफ होती है ना, आधा जीवन काल, कितनी रहती है? 3 से 4 दिन। ये एम्स नागपुर में क्यों सुना चुका है? अबे समझ गए? हाफ लाइफ का मतलब जितनी आरबीसी बनी उनकी आधी कितने दिनों में रह जाएगी? 3 से 4 दिनों में। फुल लाइफ टाइम 8 से 12 दिन। और ब्लड बैंक में कितने दिन स्टोर कर सकते हैं इसको? 5 दिन। ब्लड बैंक में स्टोर टाइम कितना होता है इनका? 5 दिन से आप ज्यादा। 5 दिन यूज हो गई
तुमने ब्लड लिया, फिर ब्लड में से कंपोनेंट अलग करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट अलग करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह, तो आपने प्लेटलेट्स कितने दिन, 5 दिन में चढ़ा दो, वरना वो खराब हो जाएगी, फेंकना पड़ेगा। हाफ लाइफ का मतलब 100 प्लेटलेट्स बनी तो 50 टूट गई और 50 ब्लड में बच गई, वो हाफ लाइफ हो गई। तो कितने दिन में आधी रह जाती है, 3 से 4 दिन। और फुल लाइफ कितनी होती है आरबीसी की, 8 से 12 दिन। समझ गए? ब्लड बैंक में स्टोर कितने दिन तक, 5। आरिबास में एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट और आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट। एसडीपी का मतलब जो एक पर्सनल, एक व्यक्ति के खून से निकाली गई क्या प्लेटलेट्स, और रैंडम का मतलब अलग अलग ब्लड से, बहुत सारे लोगों के ब्लड से अलग अलग आपने प्लेटलेट्स निकाली। एक एसडीपी आरडीपी जो है वो आपका कितना बढ़ाती है, 5 से 10 हज़ार प्लेटलेट्स बढ़ाती है एक एसडीपी, एक यूनिट। और ये आती है 50 ml की। कितने ml की आती है, 50 ml का पैकेट आता है ना, जैसे एफएफपी का 200 ml का आता है, ब्लड 350 से 400 ml का आता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट, क्लियर बच्चों? नंबर कितने होते हैं बताओ? इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसके नंबर कितने हैं, 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष में कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख, और वो कितनी है, 45 से 55 लाख, तो 10 गुना ज्यादा है। और ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड और वो भी आरबीसी भी क्या है, तो दोनों में से ऑप्शन आया कि कौन नॉन न्यूक्लिएटेड है, ज्यादा कौन है, आरबीसी, इसलिए प्रायोरिटी किसको जाएगी, आरबीसी। अरे बेजम गुस्ती बात है, आरबीसी अनुपात प्लेटलेट्स रेशियो क्या है, वो 45 लाख और ये 4 लाख, तो कितना, 10:1। कौन ज्यादा है, अबे गुस्सी बात भेजे में। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी कौन सी है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। यहां पे ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का मतलब व्हाइट नहीं होता बावड़ो, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर WBC सफेद कलर की होती तो ब्लड के अंदर, लाल लाल ब्लड के अंदर सफेद सफेद बिंदियां नहीं दिखती क्या, अरे नहीं दिखती क्या, गेटिंग माय पॉइंट? ये ल्यूको मतलब कलरलेस होती है, पानी जैसे कलरलेस होता है तो उनको व्हाइट ही परसीव करता है कलरलेस चीजों को, तो ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है WBC, या इन्हीं को अपन बोलते हैं सोल्जर सेल ऑफ ब्लड, या इन्हीं को अपन बोलते हैं डिफेंडर ऑफ ब्लड, क्योंकि डिफेंस का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाती है रे, एंटीबॉडी इन्हीं से बनती है यार, कोई डाउट है? WBC। और प्लेटलेट्स के बारे में बात करना, प्लेटलेट्स की जो साइज होती है ना, वो 2.5 माइक्रोन की होती है, 2 से 5 माइक्रोन। तो स्मॉलेस्ट सेल इन वुमन, महिलाओं में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। पुरुषों में कौन होता है, स्पर्म। हमारी बात में पुरुषों में प्लेटलेट भी होते हैं लेकिन स्पर्म भी होते हैं, इसलिए स्पर्म को छोटा मानते हैं क्योंकि वो 1 माइक्रोन का होती है, ये कितने माइक्रोन की होती है, 2.5 माइक्रोन की। अब फीमेल में स्पर्म नहीं है तो क्या है, प्लेटलेट्स को छोटी मानेंगे। क्लियर बच्चों? अब कुछ ये मत कह देना कि सर फीमेल में स्पर्म क्यों छोटी नहीं है, हमें हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों। व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब कलरलेस। अरे कोई डाउट है, चले आगे। अरे कोई डाउट है, अरे बस वो कई बार होता है ना, मैथ का सवाल होता है, 2 पेज का सवाल होता है, अलजेब्रा, x स्क्वायर y स्क्वायर माना कि चूंकि लगा के रहते हैं, करते रहते हैं, कहते हैं। लास्ट में होशियार लड़के का आंसर आता है 0.524। अरे बात में फिर वो पूछता रहे तेरे आंसर क्या आया, तो अपन पूछते हैं होशियार को, पहले अपन पूछते हैं कि तेरे कितना आया, 0.5। फिर तुम सोचते हो साला मेरे 15 कहाँ से आ रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। अरे बात में तो ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर ऑफ ब्लड या डिफेंडर ऑफ ब्लड, एंटीबॉडीज पाई जाती है। ल्यूको का मतलब कलरलेस, ल्यूको। आगे बढ़े, WBC नॉर्मल काउंट 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm, यानी वही mm क्यूब, इतनी पॉइंट विशेष पे, इतने एरिया पे ये इतनी होती है, ml में नहीं,
एरिया विशेष में 4000 से 11000 सेल पर क्यूबिक mm। न्यूबॉर्न में कितनी होती रही है? न्यूबॉर्न में थोड़ी ज्यादा होती है, 11000 से 11K से 17K सेल पर क्यूबिक mm। अब न्यूबॉर्न में 17000 आ रही है तो मैं क्या मत देना कि इन्फेक्शन एंटीबायोटिक चालू कर दो, डॉक्टर मत बनना। और प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ी ज्यादा होती है, कितनी होती है? अप टू 20K सेल्स, 20000 सेल्स पर क्यूबिक mm, या mm क्यूब या माइक्रोलीटर। को डाउट है? डिफेंडर ऑफ सेल, ये कलरलेस होती है, तो ये 3 तरह के ब्लड सेल होती है। को डाउट है? लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन होती है? WBC। और WBC कौन सी सबसे बड़ी होती है? अबे मोनोसाइट, लगभग 16 से 20 माइक्रोन की होती है। और सबसे होती ब्लड सेल होती है कौन? प्लेटलेट्स। अब बताओ RBC अनुपात WBC कितनी होती है? RBC होती है 10,000, सॉरी WBC कितनी होती है? 10,000, और RBC कितनी होती है? 45-55 लाख। तो इनका रेशियो होता है 600:1। आगे देख लेना क्वेश्चन में RBC पहले लिखा हुआ है कि WBC। ऐसे पूछा है कि WBC RBC तो एक अनुपात है 600, और आपसे पूछा कि WBC अनुपात प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स होती 4 लाख और ये थी कितनी? 10,000, तो 40:1। अगर आपसे रेशियो पूछे RBC अनुपात प्लेटलेट्स अनुपात क्या? WBC, तो RBC 600 गुणा, प्लेटलेट 400 गुणा, और WBC कितने गुणा? 1 गुणा। 600:40:1, और RBC WBC 600:1, और प्लेटलेट्स WBC 40:1, और RBC प्लेटलेट्स 40:1। नहीं, 40 है, हाँ कंफ्यूज मत होना, 40 है, 40 को डाउट है, लिखने में गड़बड़ हो गई, 40। चलें आगे। तो ये बात होगी कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड के 2 पार्ट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। फिर ब्लड सेल्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्लाज्मा में क्या? पानी है, तो पानी है, उसको पढ़ना नहीं है। फिर क्या है? गैसेज है, गैसेज अपने पढ़ ली, कौन इनहेल और कौन एक्सेल है। फिर क्या आता है? सॉलिड। क्या आता है? सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। बाकी कौन है? यूरिया, यूरिक, उनका नॉर्मल लेवल पढ़ लिया, और क्या पढ़ना। फिर आता कौन? इनऑर्गेनिक, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, इनका लेवल पढ़ लिया। तो अब प्लाज्मा में पढ़ने लायक चीज क्या? केवल प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन। हालांकि आज हेडिंग प्लाज्मा प्रोटीन डाली गई, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाए। अरे कोई डाउट है बाल को? फिर क्या पढ़ेंगे अपन? ब्लड सेल्स, जो मोटिव, जिसमें RBC, WBC और कौन होती है? प्लेटलेट्स। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। क्लियर है? इसी तरह की बेटा रेगुलर कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही SN अकेडमी का बेटा रेगुलर बैच ज्वाइन करें। क्लियर है? जो आपका बेटा 1 नवंबर 2022 से शुरू हो गया, और 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेटा 3 साल का एक्सेस मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।